हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में है कमजोरी का माहौल। कमजोर तो शुरुआत हुई है और अब तक का ट्रेडिंग सेशन भी रहा है बेहद कमजोरी वाला। लेकिन आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ होगा और अगले हफ्ते की कैसे करें तैयारी। ढेर सारे संकेत विदेशी बाजारों के, ढेर सारे संकेत हमारे अपने नतीजों के सीजन में। तो ऐसे में आइए करते हैं शुरुआत फाइनल ट्रेड की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार में एक बार फिर से आप देख रहे हैं दोनों तरफ के ट्रेड्स हो रहे हैं। वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, नई सीरीज की एक्सपायरी शुरू हुई है और वीकेंड सेशन है। भरपूर एक्शन आने वाला है आने वाले 1.5 घंटे में। सर, एक्शन की शुरुआत करिए, बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। दीप, बड़ी बातें तो यही है कि भारतीय बाजारों में एक्शन भरपूर है और वो भी उतार चढ़ाव वाला आपको साफ नजर आएगा इस वक्त। और रुझान लेकिन साफ तौर पर बिकवाली का है। जो सुबह हम बात कर रहे थे कि हायर हाई लोअर हाइज लोअर लोज जो बन रहे हैं वो साफ तौर पर इशारा इस बात की ओर कर रहे हैं कि बाजार में दबाव तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आइए, नवंबर सीरीज की शुरुआत हमने कमजोरी के साथ की है। 11,600 के करीब निफ्टी है, 11,535 का लो बनाया है। दिन की ऊंचाई से बैंक निफ्टी करीबन 550 अंक नीचे आया है। और ऑयल एंड गैस शेयरों में जरूर आज तेजी है। HPCL के बायबैक के बाद यहाँ पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। मेटल और रियल एस्टेट शेयरों में आज चुनिंदा खरीदारी आपके सामने नजर आती हुई दिखेगी। डाउ लगभग 450 अंक लुढ़का है। डाउ फ्यूचर्स, माफ कीजिएगा, डाउ नहीं, डाउ फ्यूचर्स 450 अंक नीचे है। यूरोप के बाजार 0.5% तक कमजोर है। बिल्कुल अनिल जी, तो ग्लोबल बाजार तो उतार चढ़ाव दिखाई रहे हैं सर। हमारे बाजारों में भी नतीजों का दौर है और आज रिलायंस के ऑफकोर्स भी नंबर्स आएंगे। बट दोनों तरफ के ट्रेड हो रहे हैं, दोनों तरफ के मौके मिल रहे हैं फिलहाल लोगों को। पर क्योंकि हम वो ट्रेंड के लेवल के नीचे हैं, 11,600 के करीब है, 11,650 के नीचे हैं, तो कोई चिंता का विषय दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी पर सर? चिंता का विषय तो है दीप, लेकिन जिस लेवल की हम बात करते हैं, आज सुबह आपको जान होगा कि 11,525 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बोला था। एग्जैक्टली 11,535 का लो बनाकर निफ्टी ऊपर आते हुए नजर आया है। बैंक निफ्टी 23,450 23,550 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखा है। क्योंकि बैंक निफ्टी के मुकाबले में मजबूत ज़्यादा रहा है पिछले कुछ दिनों में। भले ही कमजोरी ज़्यादा हुई, फिर भी अभी भी अपने 23,800 के लेवल को तोड़ने के बाद वापस ऊपर आने की कोशिश करा। तो मैं ये कहूँगा कि पॉइंट्स के हिसाब से भले आपको परसेंटेज के हिसाब से 1% कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी लेवल्स के हिसाब से बैंक निफ्टी की कमजोरी अभी भी थोड़ी कम है निफ्टी के मुकाबले में। अब जहां तक आज का सवाल है, देखिए आज आपको क्या चाहिए। 23,800 के नीचे बैंक निफ्टी बंद नहीं होना चाहिए और 11,650 के नीचे निफ्टी बंद ना हो तो बेहतर है। लेकिन तो आखिरी 1.5 घंटे में आपको सिर्फ यही दो लेवल पर नजर रखनी, 23,800 11,650। अगर इनके नीचे बंद होते हैं, वीकली एक्सपायरी भी होगी, वीकली क्लोजिंग भी होगी, माफ कीजिएगा एक्सपायरी का कल का हैंगओवर है, वीकली क्लोजिंग भी होगी और वो क्लोजिंग आपको कमजोरी की तरफ और आगे आने वाले हफ्ते के लिए इशारा करेगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि हम कमजोर हैं, लेकिन और कमजोर अगर होना है तो फिर वो क्लोजिंग उसके नीचे की होनी चाहिए। लेकिन एक चीज साफ है जिसका जिक्र सुबह भी कर रहे हैं, फिर से करना चाहता हूँ दीप, मार्केट साफ तौर पर आपको ये कह रहा है बार बार कि ऊपर में हल्के रहिए। बार बार की जो उछाल दिखा रहा है उससे लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, पिछले हर बार की तरह इस बार भी बाजार फिर से ऊपर आएगा, फिर से मौका मिलेगा। लेकिन तब और अब में दो चीज़ें बदली है जो भूलनी नहीं चाहिए। पहली चीज़ कोरोना का फिर से खौफ और दूसरा अमेरिका के इलेक्शन। ये दो चीज़ें हल्की हो जाए उसके बाद भरपूर से तेजी करिए और वापस से एंट्री कीजिए। फिर अब आपको डिसाइड यही करना है कि आपको एकदम गिर पड़ के बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर खरीदना है, तब तो आप वो चांस लीजिए। और जब आपको सेटल हो जाए और फिर आराम से खरीदना हो तो फिर थोड़ा सा रुक कर इन दो चीज़ों को सेटल होने दीजिए। तब हो सकता है आपको ये भावना मिले, ये बात बिल्कुल पक्की है कि खराब भाव और ख़राब खबर, मतलब अच्छे भाव खरीदने के लिहाज से और बुरी खबर दोनों साथ में आते हैं। खबर अच्छी होगी तो भाव अच्छे नहीं होंगे, खबर खराब होगी तो भाव अच्छे होंगे खरीदने के लिए। लेकिन पॉइंट सिंपल यही है कि आपको आराम से, हड़बड़ी से नहीं, धीमे धीमे खरीदना है, कम खरीदना है और वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए खरीदना है। जिस तरह से वॉलेटिलिटी बढ़ रही है भारतीय बाजारों में, जिस तरह से बढ़ रही है अमेरिका के बाजारों में, आपके लिए एज ए ट्रेडर ओवरनाइट पोजीशन पर रिस्क बढ़ जाती है। और अगर आप वो हैंडल नहीं कर सकते तो फिर आप जितना कम ट्रेड करेंगे उतना बेहतर है, या जितनी पोजीशन आप लिमिट में रखेंगे उतना बेहतर। चलिए, तो ये है अभी तक के बाजार का हाल और आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन इस बीच भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, करते हैं उनका स्वागत। भसीन साहब नमस्कार, स्वागत है सर आपका।
उतार चढ़ाव काफी दिख रहा है बाजार में, आज कुछ नए लोज भी नीचे दिखे, लेकिन वापस रिकवरी के भी आसार हैं। बताएं सर क्या करना चाहिए और अपडेट्स आपके। तो जैसे आपने कहा सर, ये उनके लिए नहीं है जिनका वीक स्टमक है, क्योंकि आप डाउ फ्यूचर देख के जो शॉर्ट करना था वो तो कर गए, वो तो मेरे हिसाब से फंस गए आज, क्योंकि सोमवार को जो भी डाउ होएगा, इंडियन मार्केट्स आर लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। मेटल्स में तेजी देखिए, पीएसयूज में देखिए आईओसी के रिजल्ट्स, बीपीसीएल, एचपीसीएल। तो आई एम गोइंग विद अ बेंट ऑफ माइंड टू बाय द डिप एंड आई एम कंटिन्यूइंग टू थिंक that we will outperform from next week. So this is the time to put your money where your mouth is, and you are getting stocks on cheap level because of fear. The underlying remains कि अगर आप लीवरेज हैं तो ध्यान करिए, बट ये मौके रोज रोज नहीं आते जहां आपको एक तरफ सारा कुछ शॉर्ट करने को आपको डिस्काउंट पे मिल रहा था ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज। वो बता रहा है कितनी बुरी तरह से शॉर्ट वाले ट्रैप हो सकते हैं अगर ये रिकवरी हो गई बाय द लास्ट 1 आवर। तो सुबह का अपडेट ये है सर, आपको बीएल 88 पे दिया था, 91 हिट हो गया, वहां बुक करिए प्रॉफिट। पीएफसी कहा था बने रहिए, पीएफसी विल कम विद स्टेलर नंबर्स, 85 8650 का स्टॉप, 8425 का स्टॉप लॉस है, 98 का टारगेट। अब आप कहें तो एक बाय एक सेल है, दोनों हेज करने के लिए। जी हाँ सर, प्लीज बताएं। तो गेल लीजिए सर, 84 सवा 84 में 82.5 का स्टॉप लॉस, 95 का टारगेट। और नौकरी बेचिए 3535 से लेके 3555, 3610 का स्टॉप लॉस, 3320 का टारगेट। ओके तो एक खरीदना है, एक बेचना है। गेल खरीदना है आपको 82 हाफ, 82 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, 95 रुपये का टारगेट। और नौकरी.com जो मजबूत खुलने के बाद अब नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर बिकवाली करनी है, 3610 के स्टॉप लॉस के साथ बेचिए, और यहाँ पर आपको बेचकर 3320 का टारगेट रखना है। तो ये है आपके लिए नौकरी.com में बिकवाली करने की राय। ये 2 स्टॉक है जहां पर नौकरी.com यानी कि आप इन्फो एज जिसे कहते हैं, यहां पर बसिन साहब की तरफ से शुक्रिया सर आपका। 2:50 पर फिर से होगी आपसे मुलाकात। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है इवेंट्स पर नजर डालने का। कौन सी इवेंट्स है जो ध्यान में रखनी है, बताने के लिए तैयार है मानसी बताइए। शुक्रिया अनिल सर, गुड आफ्टरनून। नतीजे हैं आज यूपीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडसइंड बैंक निफ्टी स्पेस में अब भी आने बाकी है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, डीएलएफ, जेएसपीएल वायदा बाजार में आज अपने नतीजे जारी करेंगे। कल 31 अक्टूबर के दिन निफ्टी स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स हैं, वायदा बाजार में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स है जिस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा वेदांता के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है, सीक्वेंट साइंटिफिक की एक डील है जो कि पूरी होने की संभावना है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात के प्रवास पर है और कल सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 15वां वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट जारी कर सकता है कल के दिन। रविवार के दिन 1 नवंबर को ऑटो बिक्री के आंकड़े अक्टूबर के आते हुए दिखेंगे। वहीं सेबी का पावर ऑफ अटॉर्नी पर नया सर्कुलर जो है वो लागू हो जाएगा, और साथ ही डेल्टा कॉर्प सिक्किम में कैसीनोज जो हैं वो फिर से खोलने जा रहे हैं। सोमवार का दिन 2 नवंबर नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में एचडीएफसी, एनटीपीसी के नंबर्स आएंगे। वायदा बाजार में एस्कॉर्ट्स, जी एंटरटेनमेंट, ट्रामको सीमेंट, कैडला हेल्थ केयर, पीएनबी, बंधन बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम पर अगली सुनवाई जो है वो भी सोमवार के दिन 2 नवंबर को होने जा रही है, और धानुका एग्रीटेक का बायबैक जो है वो बंद हो जाएगा 2 नवंबर को। ओके तो कई सारे अहम इवेंट्स हैं जहां पर हमें नजर रखनी है। आइए कुछ खबरों वाले स्टॉक्स पर भी चर्चा करते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए, मार्केट्स खुलने के बाद कौन से नंबर्स आए हैं, कौन से स्टॉक्स हैं फोकस में? देखिए काफ़ी सारी कंपनियों के नंबर्स आए, उसमें से एक तो आईओसी है जिसका नंबर कुछ ही देर पहले आया है। मुनाफा काफ़ी बेहतरीन बढ़ा है, 6227 पे आया है, जबकि 2790 का अनुमान था, और कंपनी के जीआरएम $3.56 प्रति बैरल पे आए हैं। मार्जिन भी 11% पे आए, जो कि अनुमान से काफ़ी बेहतर है। तो ओवरऑल नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर है। करूर वैश्य बैंक, यहाँ भी नंबर्स ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। ग्रॉस एनपीएस जो है 8.34 से घट के 7.93% पे आए हैं। एनआईआई जो है 596 करोड़ से बढ़ के करीब 602 करोड़ पे आया है। महिंद्रा लाइफ स्पेस कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। ये कंपनी 16 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 13 करोड़ का घाटा किया है इस कंपनी ने, तो ये थोड़े सबड्यूड नतीजे हैं। एलटी फूड्स कंपनी का मुनाफा अच्छा खासा बढ़ा है, 47 करोड़ से बढ़ के 77 करोड़, और मार्जिन जो है 10.6% से बढ़ के 12.5% पे आए हैं। जेएसपीएल कंपनी के मार्जिन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, 19.75% से बढ़ के 30 करोड़ पे कंपनी का मार्जिन जो है वो आया है, और घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 222 करोड़ के घाटे के मुकाबले 840 करोड़ के आसपास का मुनाफा है कंपनी को। धानुका एग्रीटेक कंपनी का मुनाफा 60 करोड़ से बढ़ के 70 करोड़ पे आया है, मार्जिन 18.25% से बढ़ के 20% पे आए हैं। सोलार एक्टिव नंबर्स यहाँ भी अच्छे, क्योंकि मार्जिन देखिए 19.4% से बढ़ के 24.6 पे आया है,
कंपनी का मुनाफा 29 करोड़ से बढ़ के 57 करोड़ पे आया है। NIIT लिमिटेड कंपनी की आय 232 करोड़ से घट के 219 करोड़ पे आई है और कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी काफ़ी कमी देखने मिली है, केवल 26 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। फिर इसके अलावा SRF और सेंचुरी इनका, यहाँ पे SRF और सेंचुरी इनका के लिए काफ़ी अच्छी खबर आई है आज। यहाँ घरेलू इंडस्ट्री को राहत देने की बात चल रही है क्योंकि चीन से इंपोर्टेड नायलॉन टायर कार्ड फैब्रिक पर ड्यूटी लगाई गई है और 5 साल के लिए ड्यूटी लगाई गई है, तो इन कंपनीज के लिए अच्छी खबर। सबसे आखिरी में सुवेन फार्मा, नतीजे यहाँ भी आए हैं। मार्जिन्स 46.2 से घटकर 41.4 पे आए हैं, तो थोड़ी गिरावट है। कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है 93 करोड़ से घट के 74 करोड़ पे आया है, तो सुवेन फार्मा से थोड़ा सबड्यूड परफॉर्मेंस देखने मिला है। ओके, ढेर सारे नतीजे हैं जहां पर आपको रखनी है नज़र। शुक्रिया वरुण, ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए। चलिए एक्शन की शुरुआत करते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब हैं हमारे साथ, सुमित जी हैं, किरण जी हैं और साथ ही आशु सर भी हैं। सुमित जी, एक बार आप पर ही आता हूं क्योंकि थोड़ा मेटल स्टॉक्स में फिर से एक्शन आते हुए दिख रहा है और टाटा स्टील डेज हाई पर है फिलहाल। थोड़ी देर पहले एक बड़ा स्पाइक पे इसमें आया, आपकी आज पिक ऑफ द सीरीज भी है ये स्टॉक। बताइए क्या करना चाहिए अगर किसी ने इंट्राडे पोजीशन ली है टाटा स्टील में तो? गुड आफ्टरनून दीपांशु, एकदम बिल्कुल आपने सही कहा। आज सुबह हमने टाटा स्टील बाय दिया था पिक ऑफ द सीरीज के तौर पे और पूरे मार्केट डाउन में मेटल सेक्टर चमक रहा है और मेटल सेक्टर में टाटा स्टील 2.5%, 3% के आसपास अभी ऊपर है। तो इंट्राडे वालों के लिए तो चांदी है, मंदी के मार्केट में तेजी करके पैसा कमा रहे हैं। और टाटा स्टील के अंदर अगर आज 410, 411 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो आने वाले दिनों में टाटा स्टील यहां से और ऊपर का मूव दिखाएगा। और जो मैंने ऊपर के टारगेट दिए 430, 450 ये लेवल इसी महीने के अंदर देखने को मिलेंगे। तो जैसे मैंने सुबह कहा था, पूरा मेटल सेक्टर इस महीने लाइमलाइट में रह सकता है। स्टॉक के पूरे सेक्टर के अंदर ध्यान रखें, एक एक करके स्टॉक चलेंगे और कभी कौन सा चलेगा कभी कौन सा चलेगा। तो टाटा स्टील से शुरुआत हुई है, देखते हैं नेक्स्ट नंबर किसका आता है। ओके, ये है आपके लिए टाटा स्टील, यहाँ पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आप बढ़िया एक्शन इस समय देख रहे हैं। टीवीएस मोटर्स ये सुबह से तेज़ी में है और ऐसे समय में तेज़ी में है जब बाकी ऑटो स्टॉक्स में आज थोड़ी कमज़ोरी है, पर उससे आगे है चोला इन्वेस्टमेंट। और किरण जी, जरा चोला इन्वेस्टमेंट का चार्ट देखिए सर, 9% की तेज़ी आई है इस स्टॉक में। क्या चल रहा है यहाँ पर? 272, 273 के लेवल से क्या यहाँ से और एक्शन दिखेगा? देखिए, एक तो रिकॉर्ड वॉल्यूम्स हुए, ऐसे वॉल्यूम्स अगस्त सीरीज में देखे गए थे और तब भी इतने सारे परसेंटेज से राइज नहीं मिला था। मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। इसने ग्रेविटी डिफाई किया है और जिस तरीके से ये आउट परफॉर्म करता है, मुझे लगता है और भी बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है, 265 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि 280 का मेरा पहला टारगेट रहेगा जहां पे एक बार रिव्यू लेना चाहिए और दूसरा टारगेट रहेगा 292 का। तो ये दो टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बना के रखने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर आपके लिए राय। कुछ ही देर में जी बिजनेस की एक बड़ी और एक्सक्लूसिव रिसर्च आपके लिए आने वाली है और इस रिसर्च में आप जो नीचे देख रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बड़ा मामला आपके सामने आएगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे हम आपके लिए लगातार उठाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स की हम लगातार बात करते हैं। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की कंपनियों के लिए है या फिर ये विदेशी कंपनियों के लिए भी होना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर हिंदुस्तान की कंपनियों पर इस तरह की बात होती है तो हो जाती है, लेकिन विदेशी कंपनियां रह जाती है। तो दीप, ये मुद्दा हम इस वक्त उठाने जा रहे हैं। जी दीप। बिल्कुल, और अनिल जी, बड़ी खबर आ रही है जहां तक सीमेंस का सवाल है। ये जानना चाहेंगे सर कि क्या है ये बड़ा सवाल जहां तक सीमेंस की बात है, क्योंकि रिटेल निवेशकों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखें, जो फ्लैशेस भी अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, सीमेंस इंडिया ने अपना मैकेनिकल ड्राइव कारोबार ग्रुप कंपनी को बेचा। अब ग्रुप कंपनी है फ्लेंडर, जिसको 440 करोड़ रुपए में बेचा गया है। मैकेनिकल ड्राइव बिजनेस की FY20 में कुल आई थी 683 करोड़ रुपीस, यानी कि अगर आप देखें तो वन टाइम रेवेन्यू से कम में ये बिकवाली हुई है, यानी कि एक स्लम्प सेल बेसिस पर ये बिकवाली करी गई है। 64% ऑफ आय के उस पर बेचा गया है। इस बिक्री के लिए कोई भी बोलियां नहीं मंगाई गई थी, कोई भी आउटसाइडर इंटरेस्ट नहीं देखा गया था। डायरेक्टली अपने एक ग्रुप कंपनी को आपने एक स्लम्प सेल बेसिस, वो भी एक बड़े डिस्काउंट पर बेच दिया। 2 महीने बाद कल क्या हुआ कि कल
कल फ्लेंडर ने अपना मैकेनिकल ड्राइव कारोबार बेच दिया और ये उन्होंने कारोबार बेचा है कार्लाइल ग्रुप को, और वो भी 2 बिलियन यूरोस के लिए। यानी कि उन्होंने आय के 91% का कारोबार पर बेचा, यानी कि 64% पर खरीदा और 91% पर बेच दिया। और ये एक बड़ा डेवलपमेंट आता है जो फिर एक बड़े सवाल उठाता है। तो अनिल जी, ये जरा समझाइए, ये पूरा मामला क्या है? डिस्काउंट में बेचकर प्रीमियम में, डिस्काउंट में खरीद कर ये प्रीमियम में बेच रहे हैं? देखिए, सीमेंस लिमिटेड जो सीमेंस की इंडियन कंपनी है और जो सीमेंस एजी जर्मनी की कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी है हमारे यहाँ की इंडिया की कंपनी। इंडिया की एक और सब्सिडरी कंपनी है जिसका काम था मैकेनिकल ड्राइव्स का। ये मैकेनिकल ड्राइव बिजनेस सीमेंस ने बेच दिया 2 महीने पहले अगस्त में, और ये बेचा सीमेंस की ही इंटरनेशनल जो पेरेंट है उनकी एक दूसरी सब्सिडरी को, फ्लेंडर, उसको बेच दिया। पूरा का पूरा ऐसे कैसे उठाकर उनको दे दिया, और ये उठाकर दिया उन्होंने जो कारोबार बेचा वो 440 करोड़ में बेचा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या है, सीमेंस एजी जर्मनी की कंपनी, एक तरह से आप मान लीजिए ये HUF के करता है, एक हेड है, फैमिली हेड है। उनके अलग अलग देशों में ढेर सारी सब्सिडरी कंपनियां हैं, फिर उनकी और सब्सिडरी कंपनियां। तो एक तरह से सीमेंस हेड, उनका बेटा सीमेंस इंडिया लिमिटेड, उनके नीचे एक और जो ये मैकेनिकल ड्राइव बिजनेस, ये मैकेनिकल ड्राइव बिजनेस फैमिली में किसी और सब्सिडरी को चला गया, यानी विद इन ग्रुप सब कुछ। चलो ठीक है, वहां तक ठीक है। अब हुआ क्या, जब ये बिजनेस बिका, तो ये बिजनेस बिकने के 2 महीने के बाद ही पूरी दुनिया भर में जितना कारोबार मैकेनिकल ड्राइव बिजनेस में सीमेंस का है, इन्होंने ये पूरा का पूरा कारोबार समेट कर सारा का सारा दे दिया कार्लाइल, जो PE फंड है उनको दे दिया। ठीक है, उसमें भी कोई गलत बात नहीं कि उन्हें इस बिजनेस से एग्जिट करना था। अब आप एक बात समझिए, अगर सीमेंस की पेरेंट कंपनी को ये पता था कि 2 महीने बाद हम इस कारोबार को कार्लाइल को बेचे जा रहे हैं, इतना बड़ा कारोबार इंटरनेशनल लेवल पर बेचें जो 2 बिलियन यूरो में बिका है, तो एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, इसकी बात तो लंबे समय से चल रही होगी। तो फिर ये पहले से सीमेंस को अंदाजा था जब उन्होंने इंडियन कंपनी का कारोबार खरीदा तब, कि ये कारोबार हमें खरीदना है, फ्लेंडर में डालना है और फ्लेंडर को कार्लाइल में बेच देना है। तो अब फ्लेंडर को बेचने के पीछे, फ्लेंडर में डालने के पीछे मकसद क्या था? क्योंकि इंडियन कंपनी ही एक ऐसी कंपनी है जो ग्रोथ दिखा रही है। इन्होंने अभी एक्सपांशन किया थोड़े वक्त पहले, और उस हिसाब से लोग ये समझ रहे थे कि इसकी सेल्स जो है अगले 2 सालों में लगभग 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो अभी 683 करोड़ था। अब जो सेल्स का 2/3 पर ही बेचा है, 683 करोड़ की सेल्स थी मार्च 2020 में, और ये कारोबार बिका 440 करोड़ में। अगर 2 साल में सेल्स फर्ज करें 1000 करोड़ पहुंच जाती, तो कम से कम ये वैल्यूएशन दुगुने से ज्यादा होते हैं, दुगुने से ज्यादा मैं कह रहा हूं, जो आपने औने पौने दामों पर फ्लेंडर में बेच दिया। अब चलिए मान लिया हमारे यहाँ तो ग्रोथ वाला बिजनेस है, जो फ्लेंडर का बिजनेस है वहाँ इंटरनेशनली कोई ग्रोथ नहीं है, इसलिए वो कार्लाइल को बेचकर निकले, और उन्होंने अपनी सेल्स के 0.91 पर बेचा है, यानी कि लगभग सेल्स के बराबर। तो आपने तो हिंदुस्तान की कंपनियों का कारोबार ऐसे ही औने पौने दाम पे ले लिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसी का कुछ नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। पेरेंट बोल रहा है देना पड़ेगा, किसी भी वैल्यूएशन पर देना पड़ेगा, कोई बोली लगाने की जरूरत नहीं, कोई बोलियां नहीं मंगवाई, कोई बिड नहीं मंगवाई, ऐसे ही बेच दिया। 2018 में इन्होंने पहले एक बार रेजोल्यूशन पास किया था कि बेचना चाहते हैं, तब विरोध हुआ, 2019 में उसे कैंसिल किया, अभी अचानक से 2020 में भेज दिया। तो ये पूरा गेम हुआ है दीप, जो सीमेंस ने अपनी सब्सिडरी का एक कारोबार बिना बोलियां मंगवाए, बिना कुछ किए अपनी पेरेंट कंपनी को भेज दिया। पेरेंट कंपनी ने 2 महीने में अपनी दूसरी ग्रुप कंपनी में इस बिजनेस को डालकर 2 महीने में हायर वैल्यूएशन पर बेचकर कम से कम दुगुने भाव में तो बेचा ही, कम से कम, और भी ज्यादा हो सकता है। तो यानी कि आपने जो कारोबार जो भाव डिजर्व करता है उससे आधे से भी कम का वैल्यूएशन दिया। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो इतने कम वैल्यूएशन में इन्होंने ये करा है, इससे तो बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, और ये खुद अपने निवेशकों का भी नुकसान कर रहे हैं, स्पेशली जो रिटेल निवेशकों का है उनका तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है सर। बिल्कुल दीप, और इसलिए हमारे ये सवाल यही है कि आमतौर पर जब भी है ना, यही काम अगर कोई इंडियन कंपनी कर दे तो आप, मैं, हम सब लोग और बाकी सारे मीडिया में जितने लोग हैं सब लोग नहा धोकर उनके पीछे पड़ जाएंगे कि ये देखिए इंडियन प्रमोटर चोर हैं, बदमाशी करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विदेशी कंपनियों के मामले में कोई कुछ नहीं बोलता कि विदेशी कंपनियां तो उनको सब अलाउ है, आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन करें नहीं करें सब चलेगा। क्यों भाई, विदेशी कंपनियों को क्यों नहीं चलेगा? और मामला इसमें है ना पैसे का नहीं है, पैसे से बड़ा
नीयत का है। कोई बड़ी बात नहीं कि सीमेंस का 12,000 करोड़ के आसपास का सेल्स होगा, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, लेकिन उसके सामने 600-700 हज़ार करोड़ का सेल्स बहुत बड़े मायने नहीं रखता। सवाल ये नहीं कि सेल्स कितनी है, सवाल ये कि आपकी नीयत क्या है। नीयत आपकी साफ है कि अपनी एक सब्सिडरी कंपनी है, उसका अच्छा बिजनेस औने पौने दाम में ले लें और अपनी पेरेंट कंपनी को दे दें। पहले भी कोशिश की, नहीं हो पाया, इस बार कोशिश की। तो पहली बात तो ये कि इतने सस्ते दाम में आपने ये बिजनेस बेचा क्यों। दूसरी बात, 2 महीने बाद जो बिक्री होने वाली थी, क्या ये पेरेंट कंपनी को पहले पता नहीं था? कोई मान ही नहीं सकता कि ग्लोबल लेवल पर इतना बड़ा बिजनेस आप कार्लाइल को बेच रहे हो और वो 2 दिन में हो जाए। सब पहले पता था, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सवाल उठते हैं। और तीसरा ये कि जब भारतीय कारोबार में विदेशी कारोबार के मुकाबले में ग्रोथ की संभावनाएं ज़्यादा है, तो फिर आपने वैल्यूएशन वो क्यों नहीं दिए। और इसीलिए दीप, हम जी बिजनेस पर हमारे दर्शकों के बिहाफ पे, रिटेल इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे हमारी 2-3 मांगे हैं इस पूरे मामले को लेकर। पहली चीज़ तो ये कि सेबी को इस तरह के मामलों की जांच करनी चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हिंदुस्तानी कंपनियों तक सीमित न रहें। अगर कोई एमएनसी कंपनी जो है हिंदुस्तान में आके कारोबार करिए, और ऐसा ये पहली और आखिरी बार नहीं हुआ है जहां ऐसा होता हुआ दिख रहा हो। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जी पावर का स्टॉक देखिए, अपने टॉप से 75% गिर गया, सिर्फ इस वजह से कि जी पावर का पेरेंट कंपनी जी जो है वो कह रहा है कि हम स्टीम कारोबार से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में विदेशी कंपनियों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो इतनी बड़ी विदेशी पेरेंट कंपनी जो है, यहाँ पर भी आपको पूछना ही चाहिए। तो सेबी को इस मामले की जांच करनी चाहिए कि क्यों आपने 2 महीने पहले ये बिजनेस बेचा, जब आपको पता था कि आपकी पेरेंट कंपनी को पता था कि ये पूरा कारोबार बिकने वाला है। दूसरा ये कि बेचा तो औने पौने दामों पर क्यों। आप कहने के लिए कह सकते हैं कि ऑडिट कमेटी ने अप्रूव किया या बोर्ड ने अप्रूव किया। बोर्ड तो करता ही है अप्रूव, अब हर बोर्ड मेंबर इस लेवल तक जाता नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये तो डिटेल में देखने की जरूरत थी। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, जो एफआईज है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो होल्डिंग रखते हैं इस तरह के बड़े स्टॉक में, लगभग सारे फंड्स के पास होंगे, वो क्यों चुप रहते हैं। उन्हें भी सवाल पूछना चाहिए। वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करते हैं, उन्हें पूछना चाहिए कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप इस दाम पर, औने पौने दाम पर आप बेच सकते हैं। आप कहने के लिए कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग लॉस था 55 करोड़ का, लेकिन सीमेंस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो बहुत लंबे समय से ऊपर नीचे रही, उसके बावजूद सीमेंस का शेयर का भाव 1200-1300 रुपये चलता है। तो आप इस सबसे बढ़िया चीज़ ये कि इसका सही वैल्यूएशन करवाया जाए। सही वैल्यूएशन कराकर अगर सस्ते दामों में गया है, सेबी को लगता है कि सस्ते दाम में ये बेचा गया, तो इसका सही वैल्यूएशन कराकर इसकी भरपाई रिटेल इन्वेस्टर को करनी चाहिए। ये पैसा कंपनी में आना चाहिए और कंपनी इसे डिविडेंड के तौर पर बांटे या जो भी करे, वो एक अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर कोई भी विदेशी कंपनी गवर्नेंस के मामले में अगर इसे फॉलो नहीं करती तो उस पर बिल्कुल बात उठनी चाहिए। जी दीप। बिल्कुल, तो डेफिनेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सवाल उठते हैं यहाँ पर, और रिटेल निवेशकों का बड़ा नुकसान हुआ है। जी बिजनेस की मुहिम है, हमने मांग करी है कि इस मामले की जांच की जाए। सेबी की तरफ से फंड मैनेजर्स को भी कंपनी से इस पर सवाल पूछने चाहिए और सही वैल्यूएशन कराकर रिटेल निवेशकों के नुकसान की भरपाई भी होनी चाहिए। जहाँ तक इस पूरे मामले का सवाल है, हम देख भी रहे हैं कि सीमेंस पर इस खबर के दम पर आप रिएक्शन भी आते हुए देख रहे हैं। तो बड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न्स आ रही हैं एक दिग्गज एमएनसी कंपनी पर, जिसकी इंडिया में बड़ी प्रेजेंस है। ये है हमारी इस समय की एक्सक्लूसिव खबर सीमेंस। यहाँ पर आप रखिए नजर। फिलहाल आप देख भी रहे हैं कि स्टॉक पर थोड़ा दबाव आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा कई और स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा प्रेशर अभी भी बना हुआ है। एक बार जरा सीमेंस पर मैं राय भी ले लेता हूं कुणाल जी के साथ। कुणाल जी, वैसे तो सीमेंस ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था, पर खबर के दम पर हम देख भी रहे हैं कि नेगेटिव रिएक्शन आया है। चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है सर? कुणाल जी के साथ थोड़ा ऑडियो इशू हो रहा है। सुमित जी, जरा आप चार्ट देखकर बताइए सीमेंस की। अवॉइड करें लॉन्ग पोजीशन स्टॉक के अंदर। स्टॉक में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला दीपांशु, और ये न्यूज के बाद से ही दबाव आया है। उसके पहले स्टॉक अच्छा दिख रहा था चार्ट्स के ऊपर, लेकिन अभी स्टॉक के अंदर ऊपर में 1290-1300 के आसपास का रेजिस्टेंस बन चुका है और नीचे में 1250 का सपोर्ट है। अगर 1250 का सपोर्ट टूटता है तो सीमेंस में फिर दबाव बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और फिर 1200 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करने की सलाह होगी। यहां से स्टॉक नीचे की तरफ दिख रहा है, 1250 और फिर 1200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है, आप सीमेंस पर नजर रखें, ऊपरी स्तरों से प्रेशर आ रहा है। कुणाल जी के साथ हमारा ऑडियो संपर्क फिर से जुड़ गया है। कुणाल जी, आप बता रहे थे सीमेंस के बारे में कुछ सर? नहीं, देखिए दीपांशु, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं अनिल जी को
कि एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया है और एकदम सही बात है। दीपांशु, देखिए हम लोग जो बहुराष्ट्रीय कंपनी खरीदते हैं और आज सवेरे जो वरिंदर जी भी कह रहे थे कि इनका पी इतना ज़्यादा क्यों है, तो देखिए उसकी वजह ये होती है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्तर है वो भारतीय कंपनियों से ज़्यादा होगा, वो मिसाल बनाएंगे और साथ ही एक ग्लोबल डोमिनेंस इन सभी कंपनीज की होती है, इसी वजह से इनको ज़्यादा पी दिया जाता है। तो अगर एक बड़ी एमएनसी कंपनी भी इस तरह से व्यवहार करेगी तो डेफिनेटली उस पर सवाल करने चाहिए। आमतौर पर लोग जाने किस भय के कारण सवाल नहीं करते हैं। विदेशों में तो हमने देखा है कि बहुत आक्रामक हो गए हैं निवेशक और बहुत सही तरह से सवाल करते हैं। हमारे यहाँ हम लोग चुप्पी साध के बैठे रहते हैं, तो इसमें बहुत साहस चाहिए और जो अनिल जी ने ये काम किया है इसके लिए मेरी ओर से दिल से, और इन कंपनीज में मेरा काफ़ी निवेश रहता है, तो इसी के लिए मैं दिल से सराहना करना चाहता हूँ। अनिल जी, वेरी वेल डन। नहीं, दीप और कुणाल जी, मैं ये जानता हूँ कि आप विदेशी कंपनियों के बड़े प्रशंसक हैं, आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर हैं और आप उन्हें महंगे महंगे वैल्यूएशन पर खरीदते हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि आप जब किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन देते हैं तो आपकी एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन है कि आप इस तरह से कारोबार करेंगे, इन लेवल्स के साथ करेंगे, इन एथिक्स के साथ कारोबार करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर सीमेंस के केस में मामला पैसे का नहीं है, नीयत का है। मामला छोटा है कि 600-700 करोड़ के कारोबार वाली कंपनी आप बेच रहे हैं, लेकिन आप नीयत देखिए ना। सवाल ये नहीं है, चोरी तो चोरी होती है, आप 2 रुपए की करो या 2 लाख की करो, तो पॉइंट ये है कि और उल्टा मैं तो ये कहूँगा कि जो छोटी करता है वो उल्टा ये है कि भाई इतनी बड़ी सीमेंस, पूरी जर्मनी की इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, क्यों 200-500 करोड़ रुपए के लिए आपको ये करना है? मतलब कोई लंबा चौड़ा होता तो समझ में आता है। अच्छा, 2 बार, एक बार पहले ट्राई कर चुके हैं, नहीं हुआ, फिर जाके अब क्या? अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई बोलना नहीं चाहता कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तो कौन बोले, क्यों आवाज़ उठाएं? मैं बताता हूँ, हमारे कुछ दर्शक हैं जो ट्विटर पे भी हमारे साथ, वो कई बार हमें बोलते हैं कि इन एमएनसी कंपनियों के बारे में कोई कुछ बोलता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आपको लगता है नहीं बोलता है, कुछ रिसर्च करनी पड़ती है, कुछ रेडीमेड मिलती है। ये तो जब सीमेंस ने कल अनाउंसमेंट किया तो हमें आज रेडीमेड मिल गया, लेकिन एक रिसर्च और हमने की, वो भी देखिए। जीई पावर, जनरल इलेक्ट्रिक, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी, जानी मानी कंपनी, उसकी सब्सिडी कंपनी है जीई इंडिया। अब जी इंडिया में आप देखिए बड़े बड़े फंड्स, हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा फंड होगा जिसके पास ये शेयर ना हो, और स्पेशली बड़े कुछ फंड के पास तो 8-8, 10-10% होल्डिंग है, 5-5% होल्डिंग है। ये स्टॉक 800 रुपए से घटकर, थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए, 800 रुपए से लुढ़कता 200 रुपए आ गया। हाँ, एक्चुअली मैं बताऊं, ईमानदारी से हम मालामाल वीकली में इस स्टॉक को रिकमेंड करने की सोच रहे थे कि यार इतनी बढ़िया कंपनी है, पावर वाली कंपनी है, एमएनसी प्रमोटर है, इस पे तो रिकमेंड किया जा सकता है, कहाँ गलत जाएंगे, जी जैसा प्रमोटर है। थैंक गॉड हम बच गए, किसी कारण से हमें लगा कि थोड़ा सा वैल्यूएशन सस्ता हो जाए, उसके बाद देखेंगे, किया नहीं। आप देखिए, लंबा चार्ट दिखाइए, आप जरा देखेंगे तो 6 महीने में 50%, वो भी 6 महीने क्या, महीने भर में ही हुआ है। महीने भर में ये 800 रुपए वाला स्टॉक कितना था, मेरे ख्याल से 600 रुपए के आसपास जो भी रहा होगा, 525 का हाई बनाकर अब 200 रुपए पर आ चुका है। 525 वाला स्टॉक 200 रुपए, यानी कि 325 रुपए स्टॉक निकल चुका है, 60-70%। क्यों? पहले समझ लीजिए किस वजह से जी पावर गिरा है। वरुण हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। वरुण, बताइए जी पावर के शेयर में इतनी तेज गिरावट की वजह। इनफैक्ट अनिल जी, पिछले 5 दिनों में करीब 40% से ज़्यादा की गिरावट इस काउंटर में हो चुकी है, और इसका कारण है जो जी इनकी जो पेरेंट कंपनी है उसके तरफ से आया हुआ बयान। दरअसल इनकी पेरेंट कंपनी जो है वो दरअसल कोयला बेस्ड जो मार्केट है, कोयला बेस्ड जो पावर मार्केट है, उससे पूरी तरह से एग्जिट करना चाहती है। कुछ ही दिन पहले इन्होंने ये बयान दिया था और उसके बाद जी के कारोबार को लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटी हो गई। अब जी जो पेरेंट कंपनियों कहती है हम सिर्फ रिन्यूएबल और बाकी जो धंधे हैं उस पर ध्यान देना चाहते हैं, इसके लिए कोयला पावर जो मार्केट है उससे पूरी तरह से एग्जिट करेंगे। सिर्फ यही नहीं, जो बचे कुछ कारोबार है उसके बारे में भी इनकी पेरेंट कंपनी ने कहा कि उसको लेके भी अनसर्टेनिटी है, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है क्योंकि इकोनॉमीज की हालत काफ़ी ख़राब है। अब इस पर जी इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, तो इनका जो कोयला बेस्ड पावर कारोबार जिससे एग्जिट कर रहे हैं, बेसिकली इंडिया में जी पावर का सबसे बड़ा कारोबार यही है। कुल आय में से इनका एक कारोबार है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, जो बेसिकली ये जो कोयला पावर मार्केट है ना, इसके ऊपर फोकस करता है। और इस कंपनी की जो कुल ऑर्डर बुक है करीब 7,400-500 करोड़ के आसपास की, उसमें से करीब 64% के आसपास के जो ऑर्डर्स है वो केवल इसी कारोबार से आते हैं। और कंपनी ने इंडिया में तो कहा है कि फिलहाल हम बंद नहीं करेंगे इस कारोबार को, लेकिन अगर ग्लोबली आपका पेरेंट कंपनी कहती है कि हम इस पे फोकस नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं इस धंधे को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि जब से ये अनाउंसमेंट आया है, इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने मिल रही है।
बिल्कुल, और आप देख रहे हैं जीई पावर में लगातार गिरावट आ रही है, बल्कि पिछले हफ्ते कंपनी ने एक कॉन कॉल भी करी थी जहां पर उन्होंने बताया था कि फिलहाल जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो वो ऑनर करेंगे, बट आगे नए कॉन्ट्रैक्ट्स आने में भी इन्हें इस कारोबार में परेशानी होगी क्योंकि अब पेरेंट का सपोर्ट नहीं है। तो डेफिनेटली मार्केट ने वहां से इस थम्स डाउन दिया और हम देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों में लगातार गिरावट आई है। सुमित जी, वैसे तो लोअर सर्किट पर है तो इस पर कुछ पूछा नहीं जा सकता, बट अनिल जी, एक और जो आप बात पॉइंट फॉरवर्ड कर रहे थे कि एक और ऐसी एमएनसी जिसमें ये इश्यूज आ रहे हैं कि सडनली इनके पेरेंट ने 1 महीने पहले ये डिसीजन ले लिया कि अब हम कोल कारोबार से कंप्लीटली अपना फोकस हटा रहे हैं, और उसमें तो उन्होंने तो अपने स्टेटमेंट में भी कहा है कि आगे जाकर जॉब लॉसेस होंगे, एसेट बिक्री होगी, कुछ कारोबार बंद करने पड़ेंगे सब्सिडीज के लिए, जिसके लिए हम तैयार हैं। तो सडनली इन्वेस्टर्स तो जैसे आप बता रहे थे सर 600 से 200 और अभी भी एग्जिट का मौका नहीं है। जो हम कल बात कर रहे थे दीप, आपको याद है कल वो हम नए फंड ऑफर की बात कर रहे हैं, ईएसजी फंड जो क्वांट म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया, संदीप टंडन साहब ने, इनकी कंपनी ने कहा है, पेरेंट कंपनी के, हम दुनिया भर में है ना जो ईएसजी कंप्लायंट बिजनेस है उसकी तरफ जाना चाहते हैं। यानी कि जैसे जो कोयले वोयले के और ये इस तरह से पावर जनरेट करने के और इस तरह से इनको हेल्प करने वाले जो बिजनेसेस हैं, इक्विपमेंट बनाने वाले बिजनेस, इसमें से हम निकलना चाहते हैं, रिन्यूएबल में रहेंगे। ये उनका तो एक लाइन का डिसीजन है। अब यहाँ के इन्वेस्टर्स का क्या? निप्पॉन म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, बाकी और ढेर सारे म्यूचुअल फंड है, इन सारे म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी है। और जब उन्होंने खरीदा कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि आप एक बढ़िया टॉप क्लास एमएनसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं जहाँ बिजनेसेस में अपार संभावनाएं हैं, अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन अचानक से अगर आपकी पेरेंट कंपनी कोई एक ऐसा डिसीजन ले ले और वो डिसीजन आपकी सब्सिडरी कंपनी के हित में ना हो, पेरेंट कंपनी क्या सोच के लेगी कि भाई मेरे लिए क्या फ़ायदे की बात है पूरे दुनिया भर में, मैं वो सोचूंगा। लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स ने तो इंडिया की कंपनी में पैसे लगाए ना। अगर चाहे आपके पास जी पावर का शेयर डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आपने तो म्यूचुअल फंड के जरिए खरीदा है ना। अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसे लगाए और उसके पास जी पावर का शेयर है और 75% 60% वो शेयर गिर जाता है, तो पैसा तो आपकी जेब से ही गया है। उसकी जवाबदारी किसकी? ये बड़ी चीज़ है। किस तरह से आप अनिश्चितताओं के साथ बिजनेस करते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात एक और क्या है दीप, मौका ही नहीं मिलता लोगों को निकलने का। आज बड़ी मुश्किल से शायद सर्किट खुला तो, लेकिन खुल के वापस लग गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि सेबी को जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आप लिस्ट होने का मौका देते हैं तो उसके साथ में इस तरह की टर्म्स कंडीशन क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, इसके लिए कलेक्टिव विजडम के साथ, अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ कुछ नियम बनाए जा सकते हैं जिससे कि इंडियन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। ये बहुत ज़रूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, आमतौर पर बड़ी विदेशी कंपनियों के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता। सब सोचते हैं कि विदेशी कंपनियाँ, जो बड़ी कंपनियाँ हैं, आज जी भाई अमेरिका की दिग्गज कंपनी है, वर्ल्ड की दिग्गज कंपनी, कौन बोले, प्रॉब्लम ये है। लेकिन इन कंपनियों में जो कुछ भी अगर उनके पेरेंट डिसीजन ले रहे हैं ना, वो हमारे भारतीय निवेशकों के हित में नहीं है, तो उस पर कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। कुणाल जी, जी पावर गलती से आपके पोर्टफोलियो में तो नहीं है ना? और आपकी क्या राय है? यहाँ पर भी इसी तरह के एग्जैक्टली गवर्नेंस वाले मामले नहीं है, लेकिन अचानक से बड़ा कारोबार जो 65% रेवेन्यू आपको देता है, वो बंद करने पर या फिर उस पर तलवार लटकने के जो खतरे हैं कि ये चलेगा नहीं चलेगा, कब तक चलेगा, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अनिल जी, लकीली मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन अनिल जी बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। ऐसा ही वेबको में भी हमने होता हुआ देखा, वहां पर भी बड़ी गिरावट आई। और अनिल जी देखिए, सबसे जो दुख की बात वो ये है कि जब ये बड़ी कंपनियां अपने हेडक्वार्टर्स में बैठकर इस तरह के फैसले अमेरिका में करती हैं, यूरोप में करती हैं, तो वो भारत के कंप्लायंस सिस्टम को अनिल जी कोई तरजीह नहीं देती हैं। तो वो सोचती भी नहीं, आप अमेरिका में ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इंडियन लिस्टेड सब्सिडरी है उसका कोई खास रिस्पेक्ट नहीं होता। तो उन्हें लगता है भी इंडिया में लॉज हम मैनेज कर लेंगे और यहां पर कोई खास प्रेस भी वोकल नहीं है, तो उस तरह की परेशानियां नहीं आएंगी। लेकिन अमेरिकन सब्सिडरी अगर इस तरह से की जाती है अनिल जी, तो डेफिनेटली बड़ा हड़कंप होता है। और ये बहुत बड़ी बात है अनिल जी जो आप कर रहे हैं कि अगर आप सवाल उठाएंगे तभी जवाब मिलेंगे और तभी इन पर एक अंकुश रहेगा अनिल जी। बिल्कुल, तो ये है गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज, कारोबार के डिस्ट्रप्शन से रिलेटेड इश्यूज जिन्हें हैंडल करने की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं आगे। नतीजों का सीजन है। एनआईटी लिमिटेड के आ चुके हैं नतीजे और कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी साहब विजय कुमार थाड़ानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आइए करते हैं उनसे बातचीत। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, वक्त निकाला आपने जी बिजनेस के लिए। पहले मैं नतीजे रख दूं हमारे दर्शकों के सामने।
आय 5% घटकर आई है, लेकिन कामकाजी मुनाफा इबिडा 21% की शानदार बढ़त दिखाते हुए दिख रहा है। मार्जिन्स बहुत बेहतर होकर आए हैं, 12% से मार्जिन बचकर 15.5%। मुनाफा आपको दिखेगा कम हुआ कि 209 करोड़ के मुकाबले में 26 करोड़, लेकिन 163 करोड़ की पिछले साल इसमें टैक्स क्रेडिट थी, उसको हटाकर देखेंगे तो मुनाफा थोड़ा सा कम हुआ है, ज़्यादा नहीं। आइए इन्हीं नतीजों पर बात करते हैं थाडानी साहब से। सर बताएं, सबसे पहले तो मार्जिन्स पर आता हूं, जो आपके इन नतीजों का सबसे हाईलाइट पॉइंट है। क्या वजह रही 12% से आप लगभग 2.5%, 3.5% मार्जिन बढ़ाने में कामयाब रहे? हाँ, अब बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं ना, दे आर नॉट शोइंग द ट्रिमेंडस रेजिलियंस व्हिच द टीम हैज शोन। इन रिजल्ट्स के अंदर 2-4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि हमारी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अभी तक वर्क फ्रॉम होम के बेसिस पे जिसे हमने सर्व किया है, जिससे हमारा रिन्यूअल रेट 100% है, हमारी मार्केट पोजीशन इंप्रूव हो गई है, और हमने ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट की है, जिसकी वजह से मार्जिन और कुछ प्रोडक्ट मिक्स भी ने भी इस बार ही हमारा सहयोग दिया है कि अच्छी प्रोडक्ट्स का हो गया। और उसके बाद एक बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट है। अगर आप हमारे डेटर देखें तो 49 डेज पे आ गए हैं, जो कभी 65 हुआ करते थे और हर पिछले कुछ क्वार्टर से कम होते जा रहे हैं। और उसके साथ अगर ऑर्डर इनटेक देखें तो 6 नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। 2 नए हैं बिल्कुल एमटीएस कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 रिन्यूअल्स हैं और 2 एक्सपेंशंस हैं। तो ये क्वार्टर काफी अच्छा रहा हमारी टीम की तरफ से, जिन्होंने अपनी मार्केट पोजीशन भी इंप्रूव कर ली है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी थे, जैसे आपने कहा कि मार्जिन बढ़ा दिया, 16% हो गई है इस क्वार्टर के अंदर। और इंडिविजुअल बिजनेस का भी दोनों बिजनेसेस ने सीक्वेंशियल ग्रोथ दिखाई है। तो इस बारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे समझ आ रहा है कि कोविड को कैसे हैंडल किया गया है और उसमें से कैसे निकल के अब हमारा परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। परफेक्ट। थानन साहब, तो फिर ये बताइए कि अब चूंकि आप कह रहे हैं कि तिमाही दर तिमाही देखें, तो अब मैं आगे की 2 तिमाही की बात करता हूं, 2 क्वार्टर की बात करता हूं जो इस फाइनेंशियल ईयर में बचे हैं। इसमें किस तरह का आउटलुक दिख रहा है? क्या लग रहा है आपको? परफॉर्मेंस और सुधरने के संकेत हैं? चीजें कब तक पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगी? बिजनेस कब तक 100% आप बैक को ऑन ट्रैक देखेंगे? अब जो आप का जो दूसरा सवाल है, उसका तो किसी के पास जवाब नहीं है। उसका किसी के पास जवाब नहीं, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी वैक्सीन कोई आई नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर मतलब तहलका मचा हुआ है, तो इसलिए उसका जवाब तो हमारे पास नहीं है। हम अपनी तरफ से अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं कि हमने अपने आप को फुल्ली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने इस काबिल बना दिया है कि हम इसको काफी कुछ वेदर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो कस्टमर्स को अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, जिसकी वजह से उनके बिजनेस कम होंगे, उनको हम थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, पर उसके अलावा वो उन्हीं का है। पर हमारे नई ऑर्डर इनटेक बहुत अच्छी आई है, और जो इस क्वार्टर का मोमेंटम और अपटिक मिली है प्रोडक्ट मिक्स की वजह से, उसका इफेक्ट एक क्वार्टर तो और शायद चलेगा आराम से। उसके बाद देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अगले क्वार्टर के अंदर ये अनसर्टनिटी कैसे बैठती है वो तो अभी किसी को मालूम नहीं है। तो अभी तक हम अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज को बरकरार रखने हैं, और अपनी मार्केट पोजीशन इंप्रूव कर रहे हैं नई डील्स जीतकर। उससे काफी फायदा हो रहा है। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकाला आपने और अपने नतीजों पर विस्तार से बातचीत की। तो एनआईटी लिमिटेड दमदार नतीजे पेश करती हुई इस मुश्किल समय में भी आगे देखते हैं किस तरह से सिचुएशन नॉर्मल होती है, उसके ऊपर परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। आइए, बाजार अच्छे हों या खराब, हमारे एक एक्सपर्ट ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस कभी बाजार पर डिपेंडेंट नहीं रहती है। बाजार खराब हो तब भी उनके स्टॉक्स तेज दौड़ लगाते हैं और जमकर दौड़ लगाते हैं। जी हाँ, वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। तो आइए बिगुल सेठी साहब की शानदार शॉर्ट टर्म पिक्स।
स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर, पिक या पिक्स? गुड आफ्टरनून अनिल जी। पिक्स है आज की इस बाजार में भी, 2 खरीदारी करने की सलाह है, दोनों 2 पिक्स है। बताएं, शुरू करें सर, पहला कौन सा? अनिल जी, कोइंसिडेंटली दोनों स्टॉक ही फार्मा स्पेस से है। जो पहला स्टॉक है एक दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है डिवीज लैब। स्टॉक का अभी प्राइस है 3140-45 के आसपास का। इस लेवल पे इसको खरीदने की सलाह है। मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसमें 3225 का पहला टारगेट, 3250 का दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस रहेगा 3080 का। इस स्टॉक को मैंने कई बार आपको मुझे याद करते हुए सुना है चैनल पे। जब जब इस स्टॉक का जिक्र होता है तो इस साल के बजट के दिन मैंने इस स्टॉक को 1500-1600 के लेवल्स पे बहुत इम्फेटिकली रिकमेंड किया था, जब वुहान में ये जो खबरें फैली थी कि ये कोरोना वायरस आया है। और ये चूंकि एपीआई बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है तो इसमें मुझे उस समय से पोटेंशियल नजर आ रहा था। और अभी तो जिस तरह का इसका मोमेंटम बना है स्टॉक में, और 7 तारीख को इसके भी नतीजे आने वाले हैं इस क्वार्टर के। और मुझे लगता है जिस तरह के नतीजे बाकी एपीआई कंपनी से आए हैं, जैसे लॉरस लैब्स के कल हमने देखे, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। इस स्टॉक को बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदने की सलाह है। और जहां तक दूसरा स्टॉक है वो भी एक फार्मा कंपनी है। स्टॉक का नाम है सन फार्मा। एक मिनट जी जी, अच्छा ठीक है, पहले आप बता दें, फिर मैं उसके बाद में बोलता हूँ। जी जी, दूसरा भी बताना। सन फार्मा जी, दूसरा स्टॉक है सन फार्मा, जो कि अभी 467 के लेवल पे। ये दोनों मैं नवंबर फ्यूचर्स के प्राइस बोल रहा हूँ। ये F&O की पिक्स है। 467 के आसपास का लेवल है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदने की सलाह है। और मेरा इसके में भी बहुत ही शॉर्ट टर्म में 480-485 का टारगेट है। स्टॉप लॉस रखना है 458 का। तो ये दोनों फार्मा स्टॉक्स हैं जिनमें खरीदारी करने की सलाह है। अच्छा, पहली चीज तो डिवीज एक्चुअली क्या होता है सेठी साहब, है ना, सही वक्त पर आप सही स्टॉक रिकमेंड करो ना, या मतलब कोई ऐसा रिकमेंड करो स्टॉक जो अचानक से आपको एकदम ऐसा सोचने पे मजबूर कर दे। देखो, बजट के आसपास कोई फार्मा शेयरों की बात नहीं करता, बजट के दिन तो कोई करता ही नहीं। तो आपने बजट के दिन डिवीज दिया तो मुझे अभी तक याद रह गया। अरे बजट के दिन आमतौर पर है ना वो दिन होता है कोई इंफ्रा स्टॉक्स का, कोई मतलब बैंकिंग स्टॉक का, लोग वो उस तरह के शेयरों पे ज़्यादा फोकस करते हैं बजट की थीम वाले। इसको तो बजट से फर्क पड़ता नहीं, लेकिन तब आपने रिकमेंड किया, इसलिए मुझे अभी भी याद है वहाँ से क्या भागा है डिवीज। और दूसरी बात, मैं तो आज और कल आपको तो याद कर करके थक गया, जब से वो अदानी एंटरप्राइजेस दौड़ लगा रहा है तेज, गजब आपकी पिक थी। और वो सबसे बड़ी बात, पिक का गजब होना ये बड़ी बात नहीं है, वो तो आपकी हमेशा होती है, लेकिन इतने खराब माहौल में कॉन्फिडेंस है। प्लस आपने रिलायंस भी बोला, रिलायंस भी आज बड़ा मजबूती के साथ सुबह रहा, बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई होगी शायद, नहीं अभी भी 2048 पर है। तो आपकी पिक्स तो कमाल कर ही रही है। डिवीज भी इस लिहाज से रिजल्ट से पहले आपको खरीदारी करनी है 3225-3250 के टारगेट के लिए, ये तो ठीक है। लेकिन सन फार्मा खरीदने की वजह जानना चाहता हूँ, क्योंकि सन फार्मा खरीदने के पहले आजकल लोग बहुत सोच रहे हैं, और रिकमेंड करने के पहले उससे ज़्यादा। फिर भी आपका कॉन्फिडेंस सन फार्मा में इतना क्यों, वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए अनिल जी, इसके 2 कारण हैं। एक तो इनकी एक सब्सिडियरी है टेरो, उसके नतीजे आए कल, शायद आए थे, नतीजे बहुत ही स्ट्रांग है वहाँ पे, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दूसरा, थोड़ी देर में अगर सुमित जी या बाकी राकेश जी या कुणाल जी तो है ही है पैनल पे, आप किसी से डिस्कस करेंगे तो ये 200 डे मूविंग एवरेज को अभी क्रॉस कर रहा है। तो फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकली भी इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बिल्कुल तेजी के लिए तैयार है। बिल्कुल तेजी के लिए तैयार है। डिवीज लैब, सन फार्मा दोनों पर नजर रखिए। और डिवीज लैब तो सुमित जी की भी एक चहीती पिक ही रही है, और लगातार उन्होंने भी यहाँ पर रेकमेंड किया है, और यहाँ पर भी उनके टारगेट्स आते हुए दिखे हैं। सन फार्मा, इनफैक्ट एक बार जरा चार्ट फिर से पुलअप करिए, क्योंकि जैसे ही सेठी साहब ने इस पर बात करनी शुरू करी, हमने देखा है कि स्टॉक पर एक बढ़िया उछाल आते हुए दिखा है, और सन फार्मा अभी अब तेजी पकड़ रहा है, मोमेंटम पकड़ रहा है। तो दोनों ही ये फार्मा स्टॉक्स आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं फिलहाल। इन पर नजर रखिए। सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स हैं जहां पर एक्शन बन रहा है। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आप नजर रख सकते हैं और अच्छी तेजी आ रही है। ग्राइंडवेल नॉर्टन के नंबर्स आए हैं। आई में हमने बढ़त देखी है, 392 करोड़ से बढ़कर आई है 439 करोड़ की। स्टॉक ऑलरेडी 5% ऊपर दिखा रहा है इस समय। कुणाल जी जरा आप चार्ट पुल अप करिए। ग्राइंडवेल नॉर्टन नंबर्स फर्स्ट कट पे तो अच्छे लग रहे हैं, आई में ठीक ठाक बढ़त दिखाते हुए दिख रही है कंपनी, और स्टॉक भी 3.5-4% ऊपर है। कुणाल जी।
देखिए दीपांशु, सबसे पहले तो बहुत इलिक्विड काउंटर है, तो इसमें मेरी बिल्कुल भी ट्रेडिंग की राय नहीं है। इसमें अगर आप ट्रेड करते हैं तो निवेश करना पड़ेगा आपको। मध्यम से लंबी अवधि के लिए एक बहुत ही शानदार निवेश है, जहां पर एक बहुत अच्छा बेस बन चुका है इन स्तरों पर। तो मुझे लगता है 640 तक के लेवल्स ओवर द पीरियड इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे बिल्कुल भी राय नहीं है। रेजिस्टेंस के करीब फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें। नई पोजीशन इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल बनाने की राय नहीं। ओके, नजर रखिए इस स्टॉक पर आइए अब स्वागत करते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका का। नितिन जी गुड आफ्टरनून। निचले स्तरों से तो बढ़िया रिकवरी हुई है सर बाजारों में इस समय। अभी भी थोड़ा दबाव है बट 300 पॉइंट रिकवर हुआ है बैंक निफ्टी अभी, और निफ्टी भी अब सिर्फ 40 पॉइंट ही नीचे। सर बताइए क्या स्ट्रैटेजी है इस समय? हम पुट ऑप्शन खरीदेंगे और अच्छा है कि रिकवरी हुई है और मुझे सस्ती पुट ऑप्शन मिल रही है, तो यहाँ पे मैं 11,700 की पुट ऑप्शन लूंगा जो 212 रुपये में मिल रही है। 211-12 ऐसे रेट है। प्रीमियम ज़्यादा है। स्टॉप लॉस हमें 140 का रखना होगा जो आज का लो है, और इसका टारगेट 320 का रखेंगे। यानी कि व्यू ऐसा है कि मार्केट गिरनी चाहिए। रोलोवर्स के डेटा में भी नेगेटिव डेटा मुझे दिख रहे हैं, तो उसको देखते हुए हम ये पुट ऑप्शन लेंगे। 320 का टारगेट रखेंगे और 140 का स्टॉप लॉस रखेंगे। लेवल्स के हिसाब से किधर तक निफ्टी को गिरते हुए देख रहे हैं नितिन जी? देखिए रोलोवर शॉर्ट साइड है, तो शॉर्ट रोलोवर में नॉर्मली रेजिस्टेंस ज्यादा काम करता है, सपोर्ट कम काम करते हैं। बट वैसे लेवल के हिसाब से देखा जाए तो 11,500 से 11,450 के बीच में सपोर्ट आता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से कम 150 पॉइंट की का फॉल मंडे या ट्यूसडे के अंदर आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि विक्स बढ़ रही है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स यूएस में भी और इंडिया में भी, तो जिससे प्रीमियम बायर को फायदा मिल सकता है, उससे भी प्रीमियम बढ़ सकते हैं ऑप्शन के। बट लेवल वाइज ऐसा लग रहा है कि 11,500 आना चाहिए, और ऊपर 11,700 पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है, तो उससे ऊपर जाना मुश्किल है और 11,500 के टारगेट मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर व्यू। यहाँ से 150 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है आने वाले 1-2 दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। 11,700 का पुट खरीदना है, ये है आपके लिए नितिन जी की राय। यूपीएल यहाँ पर नजर डालिए, नतीजे आने वाले हैं इस पर। काफ़ी वॉलेटाइल पिछले 10 दिन रहे हैं कंपनी के लिए। मॉरिशस सब्सिडी के कुछ कंसर्न्स भी आए हैं, पर नतीजे कैसे रहेंगे जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए। दीपांशु, नतीजे बढ़िया देखने को मिलेंगे, स्टेबल क्वार्टर माना जाएगा, क्योंकि अगर आप एडजस्टेड बेसिस पर देखेंगे तो पिछले साल जो है मुनाफा 507 करोड़ था। इसमें जो एरिस्टा के लिए किया गया इंटीग्रेशन कॉस्ट है, इसे एड बैक करेंगे तो 507 का आंकड़ा आएगा। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 535 करोड़ का मुनाफा दर्ज कर पाएगी कंपनी। दरअसल भारत में तो हमने देखा ही है कि एग्रोकेमिकल्स की बिक्री बढ़िया हुई है, और लैटिन अमेरिका और यूरोप में भी अगर आप देखें तो वहां पर भी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। मार्जिन्स में भी अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। 20.7% से बढ़कर 21.6% रहेंगे इनके एबिटा मार्जिन्स, और कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा 15% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। 1856 करोड़ रहने का अनुमान है। टॉप लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है, 10% की ग्रोथ आपको टॉप लाइन में भी नजर आएगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो नतीजे बढ़िया देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि मॉरिशस सब्सिडरी के बारे में मैनेजमेंट का क्या कहना है, क्षमता विस्तार और कर्ज घटाने पर क्या योजना है, इस पर फोकस रखना होगा। लेकिन आंकड़ों को अगर आप देखें तो अच्छे नतीजे आएंगे। अच्छे नतीजे आने का अनुमान है, नजर रखिए। यूपीएल ये है स्टॉक इन फोकस पर। आइए चलते हैं अनिल जी के पास। आज थोड़ा डिले हो गया, एक्सक्लूसिव खबर आई थी हमारे पास। बिगुल बजाते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट से तो बिल्कुल सहारा नहीं है सर। हालांकि डाउ फ्यूचर्स निचले स्तरों से 150 अंक जरूर रिकवर हुए हैं, बट 350 अंक अभी भी नीचे दिखा रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स में तो भारी बिकवाली के संकेत आ ही रहे हैं। साथ ही नैस्डैक फ्यूचर्स 2% नीचे हैं। पोस्ट मार्केट उनके जो एप्पल और अमेजॉन के शेयर्स का रिएक्शन था वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इस समय फ्यूचर्स में। तो ओपनिंग पर तो वीकनेस ही रहेगी सर। यूरोप यहाँ पर सुस्त शुरुआत हुई है, मिला जुला कारोबार है, बट ना ही ज्यादा बढ़त हो रही है ना ही ज्यादा गिरावट हो रही है। एशिया के बाजार आज काफी कमजोर थे सर। 1.5 से 2% एशिया के सारे बाजार फिसले। हांगकांग तो 2% नीचे था। तो ग्लोबली वीकनेस है, हम थोड़ा होल्ड आउट कर रहे हैं उसके हिसाब से। पर क्या करना चाहिए सर? आज है ना, मैं राय दूं उससे पहले है ना, मैं एक बार राय है ना किरण जी से लेना चाहता हूँ। किरण जी है ना? हाँ श्योर है। किरण जी,
वो डाउ ने जो कमजोरी दिखानी थी, वो आपने जो लेवल दिया था वो लेवल तो मैं भूल गया। देखो याद तो मुझे लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के ही रहते हैं। वो हो गया कि नहीं हुआ, ये बताइए मुझे। अनिल जी, यस, बिल्कुल हो गया है और वो ब्रेकडाउन हो चुका है और ब्लीक सिनेरियो देखने को मिल रहा है। मेरी लेवल थी 26770 और उसके नीचे हम 2 दिन लगातार बंद होते नजर आए। तो मेरा मानना है कि मेरा जो टारगेट था लगभग 24,200 का, ये अगले हफ्ते देखने को मिल जाना चाहिए। ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न होता है, वो ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न होता है और उसके रिफरकेशंस बेरिश होते हैं। तो मेरा मानना है कि ये टारगेट अगले हफ्ते जरूर देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ग्लोबल कमज़ोर है, जिसकी हम लगातार पिछले एक हफ्ते से बात कर रहे हैं कि कंफर्ट नहीं आ रहा। जिस तरह से एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हो रही है वो आपको डिस्कम्फर्ट दे रही है। ऊपर में खरीदना नहीं है, हल्का होना है। अभी भी मेरी यही राय है दीप, जितना ऊपर आए मतलब अब ये सिचुएशन है कि आप 24,100 200 ये अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो ऊपर में आपको देना चाहिए लेने के बजाय। लेने के लिए जब तेज गिरावट हो उस समय ले लो, लेना ही है तो। निफ्टी में कोई ऐसी साइजेबल रिकवरी आ नहीं रही। देखिए, पहले मैं निफ्टी की बात कर लूँ। निफ्टी चूंकि डेटा आज कम है, सीरीज का पहला ही दिन है, 11,600 छोटा सपोर्ट है, 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 11,700 मेक और ब्रेक लेवल है, 13 लाख शेयर पुट में है, 19 लाख शेयर कॉल्स में है। तो पहले तो 11,700 के पार निकल कर टिके तो मजबूती का पहला संकेत होगा। तो डेटा काफ़ी कम है। बैंक निफ्टी में 24,000 मेक और ब्रेक वाला 4-4 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, बहुत कम है। तो इसलिए डेटा पर मत जाइए। आज डेटा इतने सफिशिएंट है नहीं कि डेटा के बेसिस पर हम बनाएं, लेकिन जो कुछ भी डेटा बन रहे हैं वो शॉर्ट साइड पर ज़्यादा बन रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। तो ऐसे में आपको उछाल में जितना आप निकल सकें वो ज़्यादा कोशिश, अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट है। ऊपर से डाउ 450 पॉइंट ऊपर है, डाउ तकनीकी तौर पर कमज़ोर हो रहा है। खबरें आपके सामने, वीकेंड है, फिर चुनाव आ जाएंगे नज़दीक सर पे अमेरिका के अगले हफ्ते, कोरोना के केसेस। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खरीदने के फेवर में नहीं है। इन सबको छोड़कर आप अगर आप एक चीज़ देखें तो वो है अमेरिका के और हमारे के वोलेटिलिटी इंडेक्स विक्स। जिस तरह से विक्स तेजी से बढ़कर आया वो डिस्कम्फर्ट दे रहा है कि कहीं न कहीं बाजार में खतरा है। लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं। तो जब तक ये परिवर्तन ना हो कि जब तक लोअर हाइज लोअर लोज का सिलसिला बंद ना हो तब तक खरीदने की जल्दबाजी ना करें, तब तक ऊपर बढ़े। अगर पिछले दिन के हाई को पार करें और उसके बाद ट्रेड करना शुरू करें तो वो पहला संकेत आपका होगा कि तेजी करनी। तब तक आपको शांति से ऊपर में बेचना है। सरप्राइजिंग ये है कि अभी तक न तो हम आशु सर से बात कर पाए और न ही आशु सर की राय ले पाए। तो आशु सर, इस बार मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ कि आपकी तरफ से इंडेक्स पे बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट कॉल आया नहीं। क्या देख रहे हैं आप? आपका क्या व्यू है सर मार्केट पर? अनिल जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अनिल जी, परसों मैंने एक चीज बोली थी कि पहली बार ऐसा दिख रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस होने के बाद भी इंडेक्स में गिरावट देखने को आई। तो शॉर्ट वाले को जब पैसे आने लग जाए दैट मीन इनहेरेंट वीकनेस। ये अनिल जी मैंने आपसे शेयर किया था और उसके चलते हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। बट अनिल जी, प्रॉब्लम ये है कि इतनी वॉलेटिलिटी रहेगी कि ट्रेडिंग हाथ में नहीं आएगी आपके। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि बिल्कुल दूर रहें। आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे अनिल जी, पैसे नहीं आएंगे तो बेस्ट है कि आप देखिए ना, जिन शेयर में हमने कहा था सेल लगेगी उनमें पूरी सेल लग गई और फॉलो अप सेलिंग भी नजर आ रही है। अनिल जी, हैविंग सेड दैट, मेरे पास अभी एक सेल कॉल है जो मैं इमीडिएटली शेयर करना चाहता हूं। अनिल जी, बेचना है? हाँ, बताइए सर प्लीज। मैं बिल्कुल बता दूं, 404 रुपए का भाव है। अच्छा, हाँ जी जी, बोलिए सर। अनिल जी, आईसीआईसी प्रू को बेचना है, 404 का भाव है और 412 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है और 380 का टारगेट है। अनिल जी, ये जो इवेंट है ना अनिल जी, ऐसा वाला जो इवेंट है ना, किसी के हाथ में नहीं आ सकता। आईवीज इतनी हाई है, जैसे नितिन ने बोला कि पूरा महीना पड़ा है, आईवीज हाई है तो लेने में तरीका लेने का होना चाहिए। लेकिन अगर आप लेने जाते हैं कॉल या पुट तो भाव इतने महंगे होते हैं कि आप छोटे से स्टॉप लॉस से आपको लगता है कि कहीं मैंने गलत कॉल पुट तो बाई नहीं कर ली है। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी रेगुलर ट्रेडर टू ट्रेड दिस मार्केट। सो अनिल जी, आपको भाव इतने लुक्रेटिव लगेंगे कि नीचे आ गया लेना चाहिए, लेकिन आप लेंगे तो और उससे नीचे जाएगा, और अगर आप नहीं लेंगे तो वहीं से रिवर्सल होगा। तो अनिल जी, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है इस मार्केट की। मुझे लगता है अनिल जी 2-4 दिन शांति रखनी चाहिए, बट लेने में तो अनिल जी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अभी जो फिलहाल है अनिल जी, मैंने जो कॉल दिया वो सेल कॉल है, वो आईसीआईसी प्रू में बेचना है। 404 का भाव, 412 का स्टॉप लॉस, 380 का टारगेट। ठीक है सर, लेने में इंटरेस्ट नहीं है आपका तो वही ठीक है। बेचने में इंटरेस्ट बनेगा तो बताया जाएगा।
आइए तब तक आइए बढ़ते हैं आगे। भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं, शामिल करते हैं उनका स्वागत। स्वागत है सर आपका। बताएं सर पहले तो अपडेट्स अगर कोई देना चाहें तो, और साथ ही आपकी फ्रेश BTST कॉल्स। अपडेट BL हो गया था सर। PFC आपको कहा था वो 87 टच कर गया। गेल में बहुत अच्छी चाल आई, बने रहिए, उसमें प्रॉफिट है। और नौकरी जो शॉर्ट है, और जैसे आपको कहा था सर अभी तो शॉर्ट कवर होने आएंगे। सारी दुनिया ने शॉर्ट कर दिया सुबह एट अ डिस्काउंट और डाउ फ्यूचर से। आई एम वेरी श्योर इंडिया विल आउट परफॉर्म। मंगलवार बुधवार से बाजार वापस घूम जाएगा, ये लेने वाला मौका है। लार्ज कैप्स में आज प्रॉफिट टेकिंग आयशर मोटर, हीरो होंडा, हिंदुस्तान लीवर में है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है। यू कैन सी द कलर इन जी, यू कैन सी द कलर इन गोदरेज एंड सो ऑन। तो अभी भी मैं सोचता हूँ दिस इज अ वेरी गुड बाय द डिप्स मार्केट, एंड आई एम वेरी श्योर नेक्स्ट वीक कॉन्फिडेंस विल बी रिस्टोर्ड। बट जब कॉन्फिडेंस रिस्टोर होएगा अनिल जी, तो भाव नहीं मिलेगा आपको। इस कारण से फियर में खरीदना ही समझदारी है। अब आप कहें तो एक कॉल है जो अगले हफ्ते के रिजल्ट के ऊपर है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। तो अगले हफ्ते सर रिजल्ट आ रहा है ITC का, बहुत अंडर परफॉर्मर है, बट देयर विल बी अ बिग अनाउंसमेंट इन दिस इन द विद द रिजल्ट्स। 164 हाफ में लीजिए, 161.50 का स्टॉप लॉस, 178 का टारगेट। ओके तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। ITC में 164-164.50 के आसपास खरीदिए। 161.50 161 हाफ ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है, और 178 के रखिएगा टारगेट आपके लिए। ये है राय ITC में खरीदारी करने की वसीम साहब की तरफ से। शुक्रिया सर। सोमवार सुबह होगी फिर से मुलाकात। ओके बढ़ते हैं आगे। कुछ और स्टॉक्स आपके सामने और कुछ बढ़िया खबरें भी आपके लिए आने की तैयारी में हैं, उन पर हम करेंगे फोकस। एक बड़ी खबर के साथ चेतन भूटानी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर से ऑफिशियली मुहर लगती हुई दिखी है। कुछ बड़े ऑफिशियल ऐलान हुए, वो जानने की कोशिश करते हैं। चेतन बताइए क्या है खबर। सर 1 अक्टूबर को इनफैक्ट जी बिजनेस ने सबसे पहले खबर ब्रेक करी थी कि डोमेस्टिक जो कॉस्टिक सोडा बनाती है उनके लिए, कंपनीज के लिए बहुत बड़ी खबर जल्द आ सकती है। अब जी बिजनेस की खबर पर मुहर लग चुकी है। DCW ग्रासिम इंडस्ट्रीज में जो कास्टिक सोडा के जो चीप इम्पोर्ट्स हैं उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी का ऐलान भारत सरकार ने कर दिया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगभग 5 सालों के लिए अब भारत सरकार लगा चुकी है। ये प्रोड्यूसर्स जो हैं जैसे DCW और ग्रासिम इंडस्ट्रीज, वो अबाउट 45% तक की लगभग मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं। तो देखा ये माना ही गया था, इंडस्ट्री ने जब ये गुहार भी लगाई थी कि इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए, तो उस पे भारत सरकार ने इंडस्ट्री की बात सुनकर उस पे रोक लगा दी है। अब ये जो है जो उसका ऑर्डर है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज का, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन भी है, उसमें ये भी कहा गया कि इंडस्ट्री को फायदा मिलना कम हो गया था, क्योंकि इसके एंटी डंपिंग ड्यूटी के जो चीप इंपोर्ट्स थे वो काफी परेशान कर रहे थे। इसके लिए इसका एविडेंस काफी है जिस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए। तो इसके चलते काफी अच्छी खबर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, स्पेशली जो कास्टिक सोडा, जैसे कास्टिक सोडा जैसे डिटर्जेंट्स में, सोप में और अदर आइटम्स में यूज होता है, उसके चलते काफी फायदा DCW एंड गुजरात एल्कलीज को होने वाला है इसमें। बिल्कुल, तो जी बिजनेस की खबर मुहर लगती हुई दिख रही है। और नज़र रखिए इन सभी स्टॉक्स पर, गुजरात एल्कलीज इन पर्टिकुलर, जिसके लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जहां तक इस सवाल का सवाल है, कॉस्टिक सोडा पर 5 साल के लिए ड्यूटी लग चुकी है, और हम देख ही रहे हैं कि अब इन कुछ स्टॉक्स पर बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। DCW ये 5% की आपको तेज़ी दिखाते हुए दिख रहा है। 2% ऊपर गुजरात एल्कलीज भी अभी हुआ है। जैसे ही चेतन ने हमें ये खबरें दी है, आप इन स्टॉक्स पर स्पाइक आते हुए देख रहे हैं। सुमित जी, गुजरात एल्कलीज पे जरा एक व्यू दीजिए सर, चार्ट कैसा दिख रहा है? 2% का स्पाइक आया इस खबर के दम पर। दीपांशु, जैसे ही चेतन ने बोलना स्टार्ट किया, दोनों स्टॉक के अंदर मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, और गुजरात एल्कलीज के अंदर लोअर लेवल से एक बाउंस देखने को मिल रहा है। स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है 325 का, 325 का लेवल टूटने के बाद इसके अंदर और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो अभी पोजीशंस होल्ड करें, नीचे में 310 का स्टॉप लॉस लगाएं, और 325 के ब्रेकआउट के बाद फिर और बाइंग बनता है स्टॉक के अंदर। ओके 325 के टारगेट के लिए के बाद और आप मूव देख सकते हैं स्टॉक के अंदर। ऑलरेडी 2-2.5% ऊपर आपको दिख रहा है। ऑटो स्टॉक्स यहाँ पर करना है
फोकस, और फोकस इसलिए करना है क्योंकि इनके आने वाले हैं मंथली सेल्स नंबर्स। अक्टूबर में सेल्स कैसी रही हैं जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए, बाजार क्या अनुमान लगा रहा है? बिल्कुल, आप देखिए फेस्टिव सीज़न था और नवरात्रि का माहौल था, तो उसमें जो बिक्री हमें देखने को मिली है खासकर पैसेंजर व्हीकल्स में, वहाँ पर अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखी है। और डीलर लेवल पे जो इन्वेंट्री बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं इनके जो होलसेल आंकड़े जो अभी हम देखते हैं अक्टूबर महीने में, वहाँ पर हमें बढ़त देखने को मिलेगी। हालांकि रिटेल बिक्री जो टू व्हीलर स्पेस से है वहाँ पर कहीं ना कहीं कमज़ोरी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। करीब 10 से 15% का फॉल जो है नवरात्रि के पीरियड में हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल नेट देखेंगे तो टू व्हीलर स्पेस से बहुत ज़्यादा बढ़त के संकेत तो नहीं है, पर आप पैसेंजर व्हीकल्स देखिए, यहाँ पर मंथ ऑन मंथ आधार पर M&M की 32% बिक्री बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि सालाना आधार पर अभी भी थोड़ी सी कमजोरी जो है बरकरार है, करीब 8-9% का फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मारुति सुजुकी यहाँ पर आपको 12.5% की बढ़त सालाना आधार पर देखने को मिल सकती है। तो वहीं अगर आप टू व्हीलर स्पेस की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प YOY आधार पर 20% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और करीब 7,20,000 यूनिट्स जो है कंपनी यहाँ पर बेचती हुई नज़र आ सकती है। और साथ ही जो अगर आप देखें बजाज ऑटो को, तो वहाँ पर मंथ ऑन मंथ प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रह सकता है 10.5% की बढ़त के साथ। और अगर आप प्रीमियम सेगमेंट की ही बात करें तो बजाज ऑटो के साथ साथ जो रॉयल एनफील्ड है वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 16-16.5% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। जहाँ तक कमर्शियल व्हीकल्स की बात है तो जो LCV और ICV है वहाँ पर एक कमबैक हमें देखने को मिला, और इसी वजह से जो हमें मंथ ऑन मंथ फॉल देखने को मिल रहा था अभी तक वॉल्वो आइशर जो VECV स्पेस और अशोक लेलैंड है, वहाँ पर अब वापस से पॉजिटिविटी लौटती हुई नजर आ रही है। 14% और 16% की बढ़त हम यहाँ पर अनुमान कर चल रहे हैं। और अंत में अगर आप ट्रैक्टर बिक्री देखें तो पिछले साल का जो है एक ऊंचा बेस था और उसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इसमें बढ़त या गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। सालाना आधार पर करीब 5% M&M बढ़ सकता है और एस्कॉर्ट्स लगभग फ्लैट रहने का ही अनुमान है। तो नेट अगर आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स और साथ ही जो कमर्शियल व्हीकल्स की जो रिकवरी है वो अक्टूबर महीने में हमें देखने को मिल सकती है। ओके, तो नज़र रखें यहाँ पर आप सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स पर। आज थोड़ा कमज़ोर दिन ज़रूर है, काफ़ी रोटेशन हम देख रहे हैं, बट इनमें से एक स्टॉक है TVS मोटर्स जिसने होल्ड आउट करा है और उसके भी कुछ इंटरेस्टिंग रीजंस हैं जो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बट ऑटो स्टॉक्स यहाँ पर आप नज़र रखें, बिक्री के आंकड़े किस हिसाब से आते हैं वो देखना ज़रूरी रहेगा। किरण जी, हीरो मोटो यहाँ पर हमने थोड़ी मुनाफा वसूली देखी है सर, फिलहाल 2% नीचे है, ये 2800 के लेवल पर सपोर्ट दिखता है हीरो मोटो का या फिर और कमज़ोरी होगी? 2800 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और पिछला एक सपोर्ट भी है, तो मेरा मानना है कि इधर सपोर्ट लेना चाहिए, पर वीकनेस काफी है। इसने एक ट्रिपल बॉटम लेवल टूटी है, तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते एक बार के लिए 27 तोड़ के 28 तोड़ के 27 के आसपास के लेवल्स टेस्ट होने चाहिए। बड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है इस स्टॉक में। ओके, ये है हीरो मोटो पर आए। आशु सर, एक सवाल, जनरल सवाल है, मतलब आपसे लेना चाहता हूँ, वो ये कि भाई देखिए इंडेक्स में हल्के हल्के कमजोरी के संकेत आ रहे हैं लेकिन स्टॉक्स में अभी भी नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? कि इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या समझे इसको? अनिल जी, कैसे स्टॉक में आप कैसे कह रहे हैं कि स्टॉक्स में नहीं आ रहे हैं? अनिल जी, अगर आप पिछले एक्सपायरी के भाव देखें, सन फार्मा 515 वाला 460, सिप्ला 800 प्लस वाला 750, और मतलब ऐसे अगर आप बाकी स्टॉक्स भी देखें तो उस सेंस में कह रहे हो आप बिल्कुल ठीक है। मतलब शॉर्ट टर्म वाले, बिल्कुल मैं समझ गया अनिल जी कि जितना पैनिक इंडेक्स में आ रहा है। जी हाँ, नहीं, अग्रीड अनिल जी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जितना स्क्रीन पे पैनिक इंडेक्स में नजर आ रहा है उतना स्टॉक्स में नजर नहीं आ रहा। तो वो अनिल जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसमें, क्योंकि मतलब जहां कुछ ना उसमें मतलब स्टॉक्स में मतलब पैनिक नजर नहीं आ रहा। लेकिन अनिल जी अगर आप धीरे धीरे करके देखें तो वहां पे है अनिल जी, कल 454 रुपए भारतीय था, आज 435 रुपए है। अनिल जी, जो भी ओवरबॉट स्टॉक है ना उसके अंदर आप देखिए किस तरह से होता है। सिर्फ एक मेटल है जो आउट परफॉर्म कर रहा है या दिख रहा है, जिसमें टाटा स्टील पर्टिकुलरली, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि कोई न्यूज भी आने वाली है, या ICICI बैंक है उसमें ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है क्योंकि कल रिजल्ट आने हैं, रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं अनिल जी कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट एक्शन या रिजल्ट का इफेक्ट उसके अंदर है। लेकिन इंडेक्स में पैनिक आ रहा है, लेकिन इंडेक्स में अनिल जी एक्चुअली
बहुत ज्यादा मंदी नहीं होगी अनिल जी। मतलब मैं तो भी आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा, अगर ट्रंप हार जाता है तो क्या होगा, और मतलब आप लेवल्स क्या देख रहे हैं। बट अनिल जी आप सौदा नहीं संभाल पाएंगे। प्रॉब्लम इस मार्केट की ये है कि हर आधे घंटे में, हर एक घंटे में आप सौदा नहीं संभाल पाएंगे। तो ओनली कैविएट इज कि राइट और रॉन्ग की इसमें बात ही नहीं है। बात यह है कि आप सौदा ही नहीं संभाल पाएंगे। तो उसमें आप भी बोलेंगे मैंने भी कहा था, मैं भी बोलूंगा मैंने भी कहा था। अगर ट्रेडर को पैसा नहीं आ सकता, कहेंगे दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट ट्रेड। एंड जो आपने एक और कंफ्यूजन ऐड की वो भी एक बहुत जरूरी है ट्रेडर को समझने की। इंडेक्स में पैनिक दिखाएंगे, स्टॉक में नहीं दिखेगा तो लगेगा पैनिक नहीं है। इंडेक्स को हेज करने की कोशिश करेंगे तो उल्टी पड़ जाएगी। और अनिल जी 100 पॉइंट किस तरह से वो चेंज हो रहा है, वेरी डिफिकल्ट ट्रेड अनिल जी। सबसे इन ऑल ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। मतलब ये बात से मुझे भी याद नहीं आता कि पिछले 10-15 दिनों में मैंने मुश्किल से 2 या 3 बार मेरे ख्याल से मैंने बैंक निफ्टी पे कॉल दिया होगा। इतना कम मतलब मेरे कॉल्स बहुत कम आते हैं कि मैं कॉल ना दूं, क्योंकि जब तक आप मूड बनाते हैं तब तक माहौल बदल जाता है। तो सिंपल है। जो इस वक्त सबसे मुश्किल काम जो दीप कल भी पूछ रहे थे कि कॉन्ट्रा ट्रेड करें, दीप वैसे बात सही है, पैसा तो कॉन्ट्रा ट्रेड में ही बन रहा है, लेकिन कॉन्ट्रा ट्रेड लेना आसान है नहीं। बहुत मुश्किल काम है कि कॉन्ट्रा ट्रेड ले। पहला नहीं सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कॉन्ट्रा ट्रेड है। उससे कम मुश्किल काम है शॉर्ट करना। उससे कम मुश्किल काम है शॉर्ट करना, क्योंकि आमतौर पर बाई नेचर है ना, सब लोग लॉन्ग करने में ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं कि खरीदना है करें, क्या लूँ। कोई भी सब पूछेगा तो सबसे पहले यही पूछेगा क्या लूँ, तो वो उसमें बन नहीं रहा, क्योंकि सेल ऑन राइज वाला मार्केट बन रहा है। हर रोज लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं। नहीं, तो दोनों ही काम या तो अगर आपको डायरेक्शनल व्यू लेना है तो बेच के जी सर बोलिए। अनिल जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात। अभी 4 दिन पहले के अगर भाव देखें और आज कंपेयर करें अनिल जी, बहुत बड़ा मतलब खराब लगने के बाद भी, अगर मुझे भी खराब लग रहा है, अगर आप मुझसे पूछेंगे स्टॉक कौन से शॉर्ट करने हैं, तो आई विल बी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि मैं कौन से शॉर्ट स्टॉक बोलूं। तो अनिल जी ऐसी चीज में, ऐसी उधेड़बन में बेस्ट ट्रेड रहता है कि शांति रखो। अनिल जी इवेंट को एंजॉय करो, इतना बड़ा इवेंट है, लेकिन इवेंट का पोस्टमार्टम कर लेंगे, यार ये किया होता तो ऐसा हो जाता। अनिल जी वो रिग्रेट बहुत बढ़िया है। पैसे चले जाएंगे ना आप इवेंट के बाद, सही होने के बाद भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे फिर। चलिए, लेकिन एक स्टॉक है जो निफ्टी को गिरने से बचा रहा है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मजबूत है, और मजबूत इसलिए कि नतीजों के पहले की मजबूती है ही। आइए समझ लेते हैं कैसे आएंगे रिजल्ट्स। बताने के लिए तैयार है वरुण बताइए। देखिए अनिल जी, रिलायंस का जो कोर कारोबार है ना, रिफाइनिंग और पेटकेम, बेसिकली रिफाइनिंग का जो कारोबार है वो थोड़ा सबड्यूड रहेगा, वहाँ पे थोड़े वॉल्यूम्स गिरेंगे, लेकिन पेटकेम के वॉल्यूम्स में करीब 10% के आसपास का उछाल देखने मिलेगा। अब जो रिफाइनिंग की कमजोरी है उसको अगर छोड़ दे तो बाकी जो जियो और डिजिटल का और जो इनका रिटेल का कारोबार है ना, वहाँ से प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जियो में जो आरपूज है 141 से बढ़कर 144 के आसपास आएंगे, और रिटेल का कारोबार जो है क्वार्टर 30% के आसपास बिक्री बढ़ेगी, और 80% के आसपास इनका जो एबिट है रिटेल का वो बढ़ने वाला है। इसके चलते कुल आय में 18% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि रिफाइनिंग का कारोबार से दबाव आएगा, इसके कारण मार्जिन जो है थोड़े ढीले रहने वाले हैं। 19.1% से गिर के 17.6% पे। मुनाफा वैसे तो 36% गिरेगा, लेकिन पिछले क्वार्टर में कंपनी को 5,000 करोड़ का अतिरिक्त मुनाफा हुआ था। अगर उसको हटा दे तो मुनाफे में करीब 1.25% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 8,400 करोड़ पे आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट जियो का आरपू देखना होगा कितना बढ़ता है, क्योंकि भारती और वोडाफोन के केस में हमने देखा है कि अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। देखना होगा कि रिलायंस जियो भी इसको फॉलो करता है या नहीं। ओके ये वरुण एक चीज बताओ, आप कह रहे हैं कि इनका जो कोर कारोबार है ऑयल एंड रिफाइनिंग का, ये कोर कारोबार अभी तक ऑयल रिफाइनिंग ही चल रहा है। ये टेलीकॉम वाले को कोर कारोबार में नहीं लेके आए अभी तक। नहीं अनिल जी, अभी भी कहा तो इसी को कोर कारोबार जाता है, तो इसके लिए अभी भी ये कोर है। हाँ, ये बात अलग है, उन्होंने कहा था कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो जियो भी उनका वन ऑफ द कोर कारोबार है। ये तो खाली कोरा सा कारोबार रह गया, कोर कारोबार हो गया अभी टेलीकॉम का। टेलीकॉम, राइट। बिल्कुल, तो वहां से बन रहा है पैसा, और डेटा इज न्यू ऑयल। ये है आपके लिए रिलायंस 2050। कुछ तो रिलायंस में, अच्छा नतीजों के अलावा भी कुछ आ सकता है क्या? जो हिसाब से खराब बाजार में रिलायंस टिका हुआ है, ऐसा लग रहा है, खबर नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो खाली आपको पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि शायद नतीजे के अलावा और कुछ ऐसा आएगा जो बाजार को पसंद आएगा, कोई अनाउंसमेंट, कोई इस तरह की चीज, ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है? नहीं अनिल जी, ऐसा कुछ सुनने में तो नहीं आया, लेकिन पिछला ट्रेंड्स देखे तो कोई अगर किसी ने कुछ इन्वेस्ट कर दिया तो ऐसा ही कुछ आ सकता है। उम्मीद तो इसी की कर सकते हैं, इसके अलावा पता नहीं।
बंसल जी को पूछता हूँ, देखो बंसल जी को सब खबर रहती है, बंसल जी कुछ आ रहा है रिलायंस में? और नहीं अनिल जी ऐसा नहीं है कि मैं कोई अब्दुल्ला हूं कि हर चीज की खबर रहती है। मुझसे ज्यादा खबरें तो अनिल जी आपके पास रहती हैं। मैंने अनिल जी कुछ भी नहीं सुना रिलायंस के बारे में। अरे आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने आरोप लगा दिया। मैंने तो हल्के से पूछा बंसल जी कि कुछ सुना हो, कुछ ऐसा हो तो आपके ज्ञान का फायदा हमको भी मिल जाए। लेकिन चलिए, कुछ अगर अच्छा आ जाए तो बढ़िया। कम से कम स्टॉक का प्राइस ये दिखा रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है रिलायंस में, और रिलायंस निफ्टी को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। चलिए, कुछ सुना नहीं हो बंसल जी, आपने देखा तो होगा रिलायंस का चार्ट पे ही बता दीजिए जो बता सकें। अनिल जी देखिए, चार्ट तो इसका ओवरसोल्ड टेरिटरी में चार्ट है, एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है और एक पुल बैक आने की आशा लग रही है। 2055 2056 के ऊपर निकलेगा तो पुल बैक यहाँ पे बढ़ेगा, और पुल बैक 2055-56 के ऊपर निकलेगा तो 2077 2078 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट लुकिंग एट द मार्केट अनिल जी, पुल बैक पे इसको खरीदने की राय नहीं दूंगा मैं। बट 2055 के लेवल टूटेंगे तो अगर कोई पुल बैक को खेलना चाहता है 20 रुपए के लिए तो बाय कर सकता है। ओके, रिलायंस पर रखिए नज़र। डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अब क्योंकि हम रिलायंस को तो ऑलमोस्ट एक टेलीकॉम स्टॉक की तरह भी इस पर हम नज़र रखते हैं, जरा बाकी दो टेलीकॉम स्टॉक्स पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। वोडाफोन आइडिया डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले वोडाफोन आइडिया में एक बड़ा स्पाइक आते हुए देखा है। 5% ऊपर आपको वोडाफोन आइडिया दिखेगा। छोटा स्टॉक है ऑफकोर्स, 8-8.5 रुपये, इस फिलहाल 9 रुपये की तरफ जा रहा है, बट डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया में एक स्पाइक आया है। और दूसरी तरफ है भारती एयरटेल जो फिलहाल डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों बाकी के जो दो टेलीकॉम स्टॉक्स हैं वो जा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया 5% अप, भारती एयरटेल 4% नीचे इस समय नजर रखिए यहाँ पर। टीवीएस मोटर्स, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ खबरें आई हैं, कुछ एक्शन दिख रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाकी ऑटो स्टॉक्स नीचे हैं, बट टीवीएस मोटर्स अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। वायदा कारोबार का सेकंड बिगेस्ट गेनर है। क्या है टीवीएस मोटर्स में तेजी की वजह, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए, कुछ नई चीज़ या कुछ अलग चीज़ जो टीवीएस मोटर्स में निकल कर आ रही है? बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था दीपांशु, जिस हिसाब से आज हम पूरे बाजार में देख रहे थे कि ऑटो इंडेक्स सबसे ज़्यादा गिरावट दिखा रहा था, पर वहीं टीवीएस मोटर्स 7 से 8% की तेज़ी इसमें हमें देखने को मिल रही है। और ये इसलिए क्योंकि जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई है नतीजों के बाद वो काफ़ी पॉजिटिव रही है। 5-6 काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकल कर आए हैं, जिसमें सीईओ ने ये कहा है कि जो डोमेस्टिक और जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उसमें इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट रहेगी उससे ये बेहतर प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। तो ऐसे जो कॉन्फिडेंस है मैनेजमेंट की तरफ से वो काफ़ी निवेशकों को पसंद आ रहा है। और साथ ही दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो ऑपरेटिंग मुनाफा है, इनका जो कामकाजी मुनाफा है, उसका जो मोमेंटम है वो आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रैटेजीज है वो काफ़ी अच्छी काम करती हुई नजर आई है इस तिमाही में भी, और आगे के लिए भी ये सेम कॉन्फिडेंस जता रहे हैं। और यही नहीं, जो कैपेक्स प्लान्स हैं आगे आने वाले प्रोडक्ट लाइंस को देखते हुए उन्होंने पहले 300 करोड़ का गाइडेंस दिया था, अब उसे बढ़ाकर उन्होंने 500 करोड़ कर दिया है। तो ये एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव संकेत है कंपनी की आगे ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रखते हुए। साथ ही जो दूसरी तिमाही है उसमें उन्होंने जो अपनी सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेंथन किया है, तो ये अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट आप देखिए फेस्टिव सेल्स के हिसाब से भी जो सप्लाई चेन में इन्होंने मजबूती की है उससे भी इनको आगे के लिए फ़ायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। साथ साथ कंपनी ने जो जब बताया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो अर्बन मार्केट है वहाँ पर अब इनकी जो सेल्स हैं वो प्री कोविड लेवल्स पर पहुँचती हुई नजर आई है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल कर आया है, क्योंकि हम आमतौर पर मैनेजमेंट से ये पूछ रहे थे कि रूरल में तो ठीक है कि काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है, पर क्या अर्बन में रिकवरी आती हुई दिखी है? तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव कॉमेंट इनके आए हैं। और साथ ही जो इनका एक्सपोर्ट्स कारोबार है वहाँ से भी अच्छा पिकअप जो है ये देखते हुए इनकी तरफ से जो है काफ़ी पॉजिटिव कमेंट एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी आते हुए दिख रहे हैं। और यही नहीं, अगर आप बाकी कंपनियों के साथ कंपैरिजन भी करेंगे तो जो अन्य खर्च का हिस्सा है कुल आय का, वहाँ पर आपको सालाना आधार पर टीवीएस मोटर में 3% की गिरावट देखने को मिलेगी। और जो एडजस्टेड बेसिस में मुनाफा है वहाँ पर भी टीवीएस मोटर्स बीट करता हुआ नजर आया कंफर्टेबली। और CLSA की भी काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने अपनी रेटिंग बढ़ाकर आउट परफॉर्म कर दिया है और 460 का टारगेट दिया। और EPS का जो अनुमान है FY21 से 23 का, उसको भी उन्होंने 5 से 7% तक बढ़ाया है। तो हर एक फ्रंट पे टीवीएस के लिए आज कमेंट्री लीजिए या फिर जो बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ जो इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है और जो CLSA की रिपोर्ट आई है, ये तीनों क्यूज की वजह से आज टीवीएस मोटर्स में इतनी अच्छी तेजी है।
बिल्कुल, तो भरपूर क्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं इस समय जहां तक टीवीएस मोटर्स का सवाल है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि 8% ऊपर है, कोई कम गेंस नहीं है वीक बाजार में। और जब बाकी सेक्टोरल स्टॉक्स नीचे हों तो उसमें आप टीवीएस मोटर्स पर 8% की तेज़ी देख रहे हैं। वागले साहब, अगर पोजीशन है तो कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए टीवीएस मोटर्स में, बुक कर लें। अगर किसी ने नया ट्रेड लिया हो तो क्या करना चाहिए स्टॉक पर सर? दीपांशु, वॉल्यूम्स और जो पैटर्न बना है वो सजेस्ट तो करता है कि ये ऊपर जाना चाहिए, बट अभी इवेंट है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। बट प्योरली ऑन द पैटर्न मुझे लगता है ये 470 475 तक जा सकता है और पैटर्न अच्छा है। और आज के वॉल्यूम्स एक्सेप्शनली हाई है, और जब प्राइस में बाइंग आती है और इतने मतलब वॉल्यूम ज़्यादा आते हैं तो मूव फॉलो अप आनी चाहिए। ओके, फॉलोअप आनी चाहिए। अनिल जी की तरफ से कल के 2000 आने की तैयारी में है, उसका इंतजार है। पर वोडाफोन आइडिया जो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर उछाल के बारे में हाईलाइट कर रहे थे, उसकी खबर आ गई है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं वोडाफोन पीएलसी, जो इनकी लंदन की पेरेंट कंपनी है, वहाँ से 6400 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है इन्हें, जो फिर एजीआर बकाये के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए आपने स्टॉक पर वो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखा है जो आया है 6% ऊपर। वोडाफोन आइडिया आपको देखा है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि इनकी पेरेंट कंपनी से इन्हें 6400 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो पार्ट प्रमोटर हैं इनके वोडाफोन पीएलसी, ताकि वो एजीआर बकाया का भुगतान कर सकें। वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी खबर है, पर जल्दी से अब बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए कल के 2000। कल के 2000 के पहले एक बार जरा वोडाफोन वाली इसी खबर पर एक बार फोकस करते हैं। वोडाफोन के लिए ये खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी तक ये था कि वोडाफोन जो इनके दूसरे फॉरेन पार्टनर हैं उनसे पैसा मिलने की उम्मीद कम थी, लेकिन अगर 6400 करोड़ रुपए का कमिटमेंट आ रहा है वोडाफोन की तरफ से, तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आती हुई जो दिख रही है, और ये वोडाफोन के लिए गेम चेंजर है। तो उस लिहाज से ये खबर काफ़ी बड़ी मानी जाएगी। और 2000 करोड़ पहले मिल चुके हैं, 6400 करोड़ रुपए टोटल मिलने की उम्मीद है। ये एक बड़ी खबर है जो वोडाफोन के लिए आती हुई दिख रही है। इसका अभी जो अनाउंसमेंट आया है, इसका मतलब एक और चीज़ जो साफ दिख रही है वो ये कि एजीआर के भुगतान को लेकर जो लोगों को डर था कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, कब आएगा, कौन देगा, कितना देगा, वो चीज़ भी अब क्लियर होती हुई दिख रही है। इसका मतलब क्लियर कट है कि वोडाफोन के लिए ये भी आता हुआ साफ नजर आ रहा है कि पैसे का इंतजाम भी आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ है, आज कल आपने 3 रिपोर्ट वोडाफोन पर देखी, कोई 3 रुपये, कोई 5 रुपये, कोई 4 रुपये का टारगेट दे रहा है सारे एफआईज की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक गिरता नहीं, उसके बावजूद स्टॉक मजबूत होता है। तो शायद एफआईज जो सोच रहे हैं वो पीछे देखकर सोच रहे हैं, और मार्केट जो देख रहा है वो आगे देखकर सोच रहा है। तो इसका मतलब क्लियर कट है, वोडाफोन में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद यहाँ पर फेवरेबल दिख रहा है। अगर 6400 करोड़ रुपए का कमिटमेंट वोडाफोन की तरफ से आता है तो ये वाकई में बड़ी पॉजिटिव बात होगी इसके लिए। वोडाफोन के इसी डेवलपमेंट पर एक बार पहले राय जल्दी से आशीष जी की ले लें। आशीष जी, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? वोडाफोन कह रहा है कि हम एजीआर के भुगतान के लिए 6400 करोड़ रुपए देंगे। अनिल जी, डेफिनेटली ये खबर तो अच्छी है, लेकिन अनिल जी इंसिडेंटली स्टॉक वही 8 और 9.5 इसी के बीच के अंदर है, और 8 से नीचे जब तक नहीं जाता, मतलब 8 एक लेवल था कि 8 साढ़े 8 पे लेना है, पर अनिल जी 8 आने के बाद भी ऑनेस्टली मन नहीं हुआ लेने का, क्योंकि ऊपर का कोई घर अनिल जी दिख नहीं रहा। और जितनी भी पीछे न्यूज आई है उसमें से एक इंटरमिटेंट बाउंस आता है और इसको 9 साढ़े 9 तक लेके जाता है, उसके बाद कोई फॉलो अप बाइंग नहीं आती। तो अनिल जी, या तो अगर आपने बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना है तो जो 50 पैसे 1 रुपए कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा की मूव अनिल जी अभी इसमें नजर नहीं आ रही। तो अनिल जी कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, बट डेफिनेटली न्यूट पॉजिटिव है, पर वो कितना ले जा सकती है, 50 पैसे, 75 पैसे, 1 रुपया, आई मीन दैट इज द मैक्सिमम अभी लगता है अनिल जी। बिल्कुल, ये है इस वक्त वोडाफोन के चार्ट्स देखिए बंसल जी, और आप अपनी राय दीजिए। 9 रुपए के आसपास क्या लग रहे हैं चार्ट्स पर? आज ओपन इंटरेस्ट 26% दमदार बढ़ा है। सीरीज की शुरुआत है, इसलिए अभी बैन में नहीं है, नहीं तो ये कभी भी बैन में जाने की तैयारी कर ले, भरोसा नहीं। लेकिन हाँ, ये खबर बड़ी है कि 6400 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है इस वक्त वोडाफोन आइडिया को। वोडाफोन पीएलसी की तरफ से, जो लंदन वाली वोडाफोन पीएलसी है, वहां से पैसा आने की उम्मीद है। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, मेरी तो खरीदारी की राय है, क्योंकि जो न्यूज आई है अनिल जी और जो आपने उस पर विश्लेषण दिया अनिल जी, बड़ा सिंपल सा है। अभी तक जो आपने हाईलाइट किया कि अभी तक तो बड़ा क्लियर था कि वोडाफोन पीएलसी पैसा नहीं डालेगा,
अगर वो पैसा पंप इन करेगा, मार्केट एनर्जी इसको जल्दी डिस्काउंट करेगा, नीचे में 7 रुपए 75 पैसे 80 पैसे एक अच्छा सपोर्ट है। इस ये लेवल डिसाइसिवली टूटे तब निकलने की राय है। और इस न्यूज के चलते एनर्जी स्टॉक जो है, जो भी इसके हाइस थे 13 रुपए के अराउंड के, उनको ना सिर्फ टेस्ट करने के लिए अटेम्प्ट कर सकता है, उनको तोड़ने के लिए भी अटेम्प्ट कर सकता है। बढ़िया टेक्निकल रुझान है, एक बड़ा राउंडिंग बॉटम पहले बना हुआ है और एक बार ये स्टॉक 9 रुपए 25 पैसे के ऊपर निकलेगा तब अनिल जी रिटेल निवेशक ले नहीं पाएगा, तब तेजी से भागेगा। तो इन्हीं स्तरों पर 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदने की। ओके, तो नजर रखिए वोडाफोन आइडिया, बड़ी खबर आते हुए कंपनी के लिए 6,400 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद इन्होंने जताई है अपनी पेरेंट से, और जो फिर एजीआर बकाये के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर नजर रखेंगे। पर आइए अब बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए कल के 2000। बताएं सर। दीप, बड़े दिनों बाद कल के 2000 आ रहा है और बड़े दिनों बाद आज स्टॉक ऑफ द डे था जो HPCL, जहां पर हमने खरीदारी की राय दी, 190 पर प्रॉफिट बुक करने की भी राय दी। उसके बाद 184 के आसपास के भाव भी मैंने देखे थे। तो दोनों तरफ मौके मिल रहे हैं और ये स्टॉक भी ऑयल एंड गैस स्पेस से ही है। और मैं ऑयल एंड गैस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वरुण ने बोला है। बाकी आप इसे जिसमें रखना चाहें रख ले, टेलीकॉम में रखना है या फिर आपको रिटेल में रखना है या ऑयल एंड गैस में रखना है, समझ तो गए होंगे आप। रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL, इसका आज नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से पहले खरीदारी करने की राह है। 2100 रुपये वाला कॉल ऑप्शन ये आपको मिल रहा है, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए आपको। लगभग 70 से 75 रुपये के आसपास होना चाहिए ये कॉल ऑप्शन का दाम अभी। तो इस कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें। यहाँ पर रिलायंस में स्टॉप लॉस लगा लीजिए 55 रुपये का, 15 से 20 रुपये नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 2100 के कॉल ऑप्शन में 55 रुपये का स्टॉप लॉस, 95 रुपये पहला टारगेट, 110 रुपये, 120 रुपये, ये 3 टारगेट नतीजों के साथ सोमवार के लिए रखने हैं। सोमवार को जो भी लेवल्स हो उसमें आप रिजल्ट्स के बाद आप प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि कॉल्स की वैल्यू भी तेजी से घटती है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जिस तरह से आज दिन के हाई पॉइंट पर नतीजों से पहले जाकर बंद होता दिख रहा है, या तो नतीजे बेहद दमदार आएंगे या नतीजों के अलावा कुछ बेहद दमदार खबर होगी जो स्टॉक को मजबूती के साथ ऊपर ले जा सकती है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस एक स्टॉक हो सकता है जो आज भी बाजार को सहारा देने का काम कर रहा है, खराब क्लोजिंग नहीं देने दे रहा है। देखिए 11650 के ऊपर क्लोजिंग की पूरी तैयारी रिलायंस की तरफ से हो रही है। देखते हैं फाइनल क्लोजिंग कहाँ आती है। लेकिन ओवरऑल रिलायंस जिस तरह से मजबूती के साथ डे हाई पर बंद होने जा रहा है, 1.5-2% ऊपर, ऐसा लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। तो इस उम्मीद में आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का मूड माहौल है उसको देखते हुए ऑप्शन खरीदें, ज़्यादा बेहतर है। 2100 रुपये वाला कॉल ऑप्शन खरीदने की राय रिलायंस पर। ओके, तो रिलायंस पर करनी है खरीदारी। और देखिए डेज हाई पर है स्टॉक। थोड़ी देर पहले सिटी साहब भी इस पर बात करते हुए थे। निफ्टी की रिकवरी में भी रिलायंस पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि अब निफ्टी को 11,650 के ऊपर आपको रिलायंस ले जाता हुआ दिखा है। तो डेफिनेटली वहाँ पर पॉजिटिव एक्शन आ रहा है नतीजों से पहले। इस बार अब तक तो रैली नहीं आई थी, बट नतीजों के कुछ घंटे पहले आप डेफिनेटली रैली देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए उनकी स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, रिलायंस का एक्शन भारतीय बाजारों को ऊपर ले जा रहा है और डाउ फ्यूचर्स में भी हम रिकवरी इस समय देख रहे हैं सर। हालांकि रिकवरी में जब मैं कह रहा हूं तो 50 पॉइंट रिकवर हुए हैं लास्ट टाइम जहां से हमने चेक किया था। अभी भी 200 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं, बट डेफिनेटली एक पॉइंट पर 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट थी, तो वहां से रिकवरी जरूर हुई है। नैस्डैक फ्यूचर्स यहां पर भी थोड़ी रिकवरी हुई है, पर अभी भी ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट है, तो वहां पर ज्यादा एक्शन नहीं है। यूरोप के बाजार सुस्ती दिखा रहे हैं, मिला जुला एक्शन है, बट अब थोड़े थोड़े पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। फ्रांस के बाजार इस समय 0.5% ऊपर है सर। तो ग्लोबल बाजार सुस्त है, निचले स्तरों से थोड़े रिकवर हुए हैं। हमारे बाजार भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं और निफ्टी 11,650 पर है। क्या करना चाहिए सर? क्या करना चाहिए? कुछ करना जरूरी है दीप, या बिना कुछ किए भी काम चल जाएगा, ये बताइए। देखिए 2 चीज़ है। पहली चीज़ तो आप है ना डाउ पे भरोसा ही मत करो। ये जो है ना 200 पॉइंट कितना दिखा रहा है डाउ फ्यूचर, अभी आपने बताया ना कितना के आसपास नीचे दिख रहा है, 200 पॉइंट। ये ऐसे गुलाटी मार रहा है कि पूछो मत। बीच में तो 450 500 कितना 400 पॉइंट नीचे हो गया था, करेक्ट, और अभी वापस से ये 200 पॉइंट। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस पे तो भरोसा करिए मत, ठीक है ना। 500 हो गया, 500 वाला 200, तो इसलिए ये क्या करेगा पता नहीं। अच्छा ये करेगा जो करेगा, इसके बाद इसका डाउ फ्यूचर वो क्या करेगा पता नहीं। तो वोलेटाइल बहुत है।
वोलेटाइल भी है, कमजोर भी है, ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, तो इसलिए एग्जैक्टली क्या होगा मालूम नहीं। अब दूसरी तरफ इधर आपका रिलायंस कमजोर होने को तैयार नहीं है, और तीसरा ये कि जहां आप बंद हो रहे हैं निफ्टी पर बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास बंद हो रहे हैं, और बैंक निफ्टी पर जो क्लोजिंग मिल रही है वो भी 24,000 के अहम सपोर्ट लेवल के आसपास माफ कीजिएगा वहां पर मिल रही है। तो ऐसे में बड़े सपोर्ट के आसपास शॉर्ट करके जाने की रिस्क तो रहती है, इनकेस गैप से खुल जाए तो अच्छे नतीजे आ जाए, या रिलायंस का कोई बड़ा अनाउंसमेंट आ जाए और उससे गैप से आप ऊपर खुल गए तो आपके लिए। और दूसरा ये कि अमेरिका में जिस तरह का माहौल है, कमजोरी वाला मजबूती में भी बदल सकता है, मजबूती वाला कमजोरी में, तो मेरा ये समझना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। मैं ऑप्शन का आपको बोल सकता था, लेकिन इतनी प्रीमियम देके क्या ऑप्शन खरीदेंगे आप, प्रीमियम कितनी ज़्यादा है ऑप्शंस में, तो इसलिए ऑप्शन में भी प्रीमियम ज़्यादा है। आप ऑप्शन, और ऑप्शन बेचने का तो टाइम है ही नहीं आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तो मेरे ख्याल से नोट है, कुछ ना करें, शांति से वीकेंड एंजॉय करिए, बाद में देखी जाएगी। चलिए, बाद में देखी जाएगी, वीकेंड है, एंजॉय करिए, पोजीशन नहीं लेकर जाइए। पर कुछ और आइडियाज आपके लिए बाकी हैं क्लोजिंग से पहले, जल्दी से बिगुल जय ठक्कर कैश का ऑप्शन। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। कैश के ऑप्शन में मैं भी अनिल जी की तरह अवॉइड ही करना चाहूँगा इंडेक्स को, बिकॉज कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रीमियम मुझे भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली नॉर्मल से, एंड इवेंट है, और मुझे ऐसा कुछ खास इतना डाउनसाइड या अपसाइड लग भी नहीं रहा है। मगर एक स्टॉक है जो अनिल जी ने अभी कवर कर ही लिया, इनफैक्ट मैं वही सोच रहा था, मुझे भी यही देना था, पर देन थैंक यू वेरी मच अनिल जी, आपने भी ये दिया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मुझे भी ऐसा लग रहा है 2080 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है दीपांशु, ये करीब अभी 85 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका 2080 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ओवरसोल्ड टेरिटरी से रिलायंस इंडस्ट्रीज रिवर्स हो रहा है। इसके पहले जो टारगेट्स ऊपर में बंध रहे हैं वो 101 के 86 पे बाय करना है, 101 का पहला टारगेट है, 112 का सेकेंड टारगेट है, नीचे में जो हमें स्टॉप लॉस रखना है दीपांशु वो 72 पर है, राइट। एंड ये खरीदने का कारण ये कि रिवर्सल बहुत ही अच्छा दिखाई दिया है। अनिल जी ने जो परफेक्टली कहा कि आज के मार्केट में जहाँ पे वॉलेटिलिटी इतनी रही, मार्केट में एक दबाव रहा, वहाँ पे रिलायंस डेज हाई के करीब ट्रेड कर रहा है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई थी जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, और उसके बाद आज एक फॉल बाइंग भी देखने मिल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे फॉल का अगर दीपांशु 38% भी रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर रिट्रेसमेंट कर लेता है तो कहीं नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 2060 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2120 2140 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। अगर वो होता है तो हमारे ये जो ऑप्शन है 2080 वालों काफ़ी इन द मनी हो जाएगा। सो इसीलिए दीपांशु ये खरीदना है 85 के आसपास 72 के स्टॉप लॉस के साथ, 101 मैं कहूँगा, और 112 ये दो टारगेट्स करीब करीब रहेंगे ऊपर की तरफ। ओके, तो 112 के इवेंचुअल टारगेट के लिए रिलायंस का 2080 का कॉल खरीदना है। जय को वो पसंद आ रहा है, अंजी को 2100 का कॉल पसंद आ रहा है, और हम मार्केट में भी मूवमेंट देख रहे हैं रिलायंस की वजह से, तो वहाँ पर नज़र रखनी है यूएस के इलेक्शंस पर, जिसकी वजह से हमने इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी है। और ट्रम्प साहब, लव हिम हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम, उन्हीं पर आज एक हम स्पेशल मस्ती की पाठशाला का एपिसोड करने वाले हैं जो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। ट्रम्प साहब की क्वालिटी, कौन सी एक क्वालिटी है जो आप पसंद करते हैं, जो आप इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे, ये हमारे एक्सपर्ट्स के लिए सवाल होगा। और आज स्पेशल एक अपीयरेंस करेंगे अजय बग्गा साहब भी, जो इस पूरे हफ्ते और पूरे यूएस चुनाव के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे अपने व्यूज़ देने के लिए। तो मस्ती की पाठशाला आज स्पेशल गेस्ट है हमारे अजय बग्गा साहब, जो बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। उनसे भी जानेंगे कि उन्हें कौन सी ट्रम्प साहब की क्वालिटीज़ पसंद है, और हमारा ट्विटर का पोल भी आज यही है। तो अगर आप चाहें तो #US Elections on Z पर अपनी राय दें, मस्ती की पाठशाला के लिए ट्यून इन करें, और हमारे ट्विटर पेज पर जाकर इस पोल में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मस्ती की पाठशाला शुरू करें उससे पहले बस मार्केट क्लोजिंग ही बाकी है, और अब 2 मिनट बाकी हैं आखिरी मार्केट क्लोजिंग के लिए। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आज नवंबर सीरीज के पहले दिन मार्केट का एक्शन कैसा रहा है। मिला जुला कारोबार रहा, पर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है, स्पेशली निफ्टी में, और उसका एक बड़ा योगदान रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। नतीजों से पहले फाइनली थोड़ा एक्शन स्टॉक में आया है। दूसरा दिग्गज स्टॉक टीसीएस, थोड़ी सी खरीदारी यहाँ पर भी आई है, 1.5% ऊपर। तीसरा दिग्गज स्टॉक आईटीसी, यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन आपने आते हुए देखा है। तो इन तीनों
स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी की वजह से मार्केट को सहारा मिला है, वैसे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेयर्स के ही फेवर में था। अदानी पोर्ट्स यहां पर एक्शन रहा, अगले हफ्ते आने वाले हैं इसके नतीजे। बीपीसीएल नतीजों के बाद पॉजिटिव रिएक्शन इसमें आया और आईओसी यहां पर भी अच्छे नतीजे आए आज दोपहर को, जिसकी वजह से स्टॉक 1.5% ऊपर था। पर आज का स्टॉक ऑफ द डे एचपीसीएल, उसने शानदार एक्शन दिखाया है, अगले हफ्ते बायबैक पर विचार होगा। नेस्ले, हिंडाल्को, टाटा स्टील यहां पर खरीदारी दिखी। कोल इंडिया ये एक्शन में रहा। ग्रासिम, एसबीआई लाइफ, टेक महिंद्रा और साथ ही विप्रोस और डिवीज लैब जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी, वहां पर भी एक्शन दिखा। पर दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल 3.5% नीचे। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, आइशर मोटर्स, ऑटो स्टॉक्स में आज कमजोरी रही। बजाज ऑटो भी आज आपको वीक दिखा। पर दूसरी तरफ आपने देखा अच्छी खरीदारी थी जहां तक टीवीएस मोटर्स का सवाल है। एल&टी लगातार दूसरे दिन यहां पर कमजोरी। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक यहां पर गिरावट, जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर बढ़ते हुए दिखा। इंडसइंड बैंक नतीजों से पहले ये स्टॉक भी थोड़ा वीक ही आपको दिखा है। बाकी स्टॉक्स जो एक्शन में रहे वायदा कारोबार से, चोला इन्वेस्टमेंट इसके लिए आज अच्छा दिन रहा, 8% की तेजी आती हुई दिखी है। मीडिया स्पेस से जी एंटरटेनमेंट, सन टीवी दोनों में आपने एक्शन आज देखा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर एक बार फिर से अच्छी खरीदारी आई है, 3.5% ऊपर। पीरामल एंटरप्राइजेस, अमर राजा बैटरीज, टॉरेंट पावर, पीएफसी, आरईसी दोनों में एक्शन रहा। अंबुजा, एसीसी यहां पर भी एक्शन रहा और हमारे एक्सपर्ट्स ने आज इस पर कॉल भी दी है, सुमित जी और वागले साहब ने। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहां पर भी एक बाउंस बैक आते हुए दिखा। कंटेनर कॉर्पोरेशन, कैडला, यूनाइटेड ब्रूरीज, एनएमडीसी और साथ ही गेल, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आपने बढ़िया एक्शन देखा है। दूसरी तरफ हमने देखा एमआरएफ, 2 दिनों की तेजी के बाद यहां पर मुनाफा वसूली हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा कमजोर रहा। गोदरेज कंज्यूमर, बजाज फाइनेंस, एचयूएल यहां पर आपने गिरावट आती हुई देखी है। इंटरग्लोब यहां पर आपने वीकनेस देखी है, हालांकि नतीजे ठीक ठाक थे इनके। अपोलो टायर्स, जुबलेंट फूड, इन्फो एज, अशोक लेलैंड और मैरिको कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर वीकनेस हुई है। तो अनिल जी, ऑल इन ऑल उतार चढ़ाव वाला एक और दिन। निफ्टी थोड़ा सपाट बंद हो रहा है रिलायंस की वजह से। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे, बट 500 पॉइंट गिरने के बाद थोड़ी रिकवरी यहां पर अच्छी दिखी थी सर। बिल्कुल, तो दोनों तरफ के ट्रेड आज देखने को मिले। 11,535 का लो बनाकर लगभग 100 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी में 23,600 का लो बनाकर लगभग 350-400 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है। बैंक नहीं, 250 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है बैंक निफ्टी। ये है आपके लिए इस वक्त रिलायंस डे हाई पर नतीजों का रहेगा इंतजार आज शाम।